अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, मौलाना गजाली रहमतुल्लाह ने फरमाया, दुनिया में आने के दो मकसद होने चाहिए, एक इल्म बांटने वाला होना चाहिए और एक इल्म हासिल करने वाला। यानी या तो आपको उस्ताद होना चाहिए या आपको तालिब इल्म होना चाहिए। ये दो ही रिश्ते होने चाहिए। या आप जो सीखने का अमल होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता और सीखते रहना चाहिए, तालिब इल्म ही रहना चाहिए आपको, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं या आप किसी भी फील्ड में कितने भी माहिर क्यों ना हो जाए। और बात की जाए आज की प्रोग्राम की, तो आज हम बात करेंगे बिजनेस की, ख़वातीन के बिजनेस की। ख़वातीन माशाल्लाह से क्या क्या काम कर रही हैं, कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं और कैसे अपने बिजनेस को स्टैंड करती हैं और किस तरह से लोग उनको प्रमोट कर रहे होते हैं। और बिजनेस सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ एक बुटीक चला रही हैं या एक सैलून चला रही हैं, वो बड़े बड़े काम भी कर रही हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे मॉडलिंग की, एक्टिंग की, और इसके अलावा हम बात करेंगे सिंगिंग की। और बात की जाए पीआर क्या है, पीआर फर्म क्या होती है, कैसे इसमें काम किया जाता है, पब्लिक रिलेशन होता क्या है, इस बारे में भी बात करेंगे। और इससे पहले मैं अपने बड़े प्यारे मेहमान को मिलवाना चाहूँगी। मेरे साथ जो मेरे मेहमान मौजूद हैं वो एक बेहतरीन सिंगर हैं और एक बड़ा नाम है उनका। अगर थोड़ा सा मैं उनके बारे में बताऊँ तो उनके वालिद मोहतरम इस्लामिया कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे केमिस्ट्री में, और उनके नाना एक बड़े शायर थे जिन्हें आज भी पढ़ा जाता है और जिन्हें आज भी सुना जाता है। एक तालीमी बैकग्राउंड, लेकिन एक जबरदस्त सिंगर वो बने। कैसे वो सिंगर बने? सिंगर होने के साथ साथ वो एक जबरदस्त टीचर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है और इंजीनियर डिपार्टमेंट में उन्हें सिद्धार्थी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। मैं वेलकम करना चाहूंगी, आज बड़ी ऑनर की बात है, वो मेरे शो में आए हैं, डॉक्टर अमजद परवेज। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं? जी थैंक यू। एक नौजवान लड़की की इतनी शुस्ता उर्दू में गुफ्तगू मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच सर। और मतलब सही लहजा है, ये नहीं कि उसमें अंग्रेजी घुसेड़ी गई है, अंग्रेजी लहजा। बहुत शुक्रिया सर आपका। और इनके साथ मौजूद हैं जी हमारी मॉडल हैं, एक्टर हैं, और अभी रिसेंट उनके कुछ काम उन्होंने फोटोशूट भी करवाया है और अभी उनके ड्रामे भी आ रहे हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी सना रियाज का। थैंक यू सो मच सना, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे बड़े यंग से एक गेस्ट हैं जो अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत सीनियर हैं, लेकिन वो बहुत यंग है। पीआर फर्म के सीईओ हैं और आज वो बात करेंगे पब्लिक रिलेशन पे और स्टूडेंट्स को जॉब क्यों नहीं मिलती, क्या वजूहात हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। मैं वेलकम करना चाहूंगी सैयद शहजाद रोशन गिलानी का। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रोशन, कैसे हैं आप? हमेशा रोशन रहिए, आपके नाम में भी रोशन है और आप काम भी रोशन होने वाले कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, और मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। और मेरी बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद हैं। अगर इनके बिजनेस की बात की जाए तो ये एक शॉप रन करी है, वो एक शॉप नहीं है, वो ज़्यादा शॉप है, डिफरेंट इलाकों में है। मेरी बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद हैं और इनका बिजनेस के बारे में अगर बात करें तो इनका मीट का बिजनेस है और इनका मीट दुकान, एक बड़ा डिफरेंट सा नाम है। मैं वेलकम करना चाहूंगी रूही रिजवान का। थैंक यू सो मच रूही, कैसी हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का। थैंक यू। अगर गुफ्तगू का आगाज करूं अपने प्रोग्राम में तो मैं सर से पूछना चाहूंगी, सर घर में अबू टीचर और नाना अबू शायर और आपने सिंगिंग चूज की। अबू तो केमिस्ट्री के टीचर थे, शेख अब्दुल करीम, इस्लामिक कॉलेज में वो रहे सारी उम्र और वहीं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। तो वो हमें निसाब की तालीम पे जोर देते थे जी। साथ कहते थे अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, कुछ स्पोर्ट्स हैं या आपका इंटरेस्ट है म्यूज़िक में या शायरी पढ़ने लिखने में, वो भी रखें, लेकिन इब्तदाई अयाम जो हैं आपके ज़िंदगी के पहले 20 साल वो अपने निसाबी तालीम को करियर बनाएं। नाना मेरे भी प्रोफेसर थे, इस्लामिक कॉलेज के प्रिंसिपल थे, शेख ख्वाजा दिल मोहम्मद। यहाँ करीब उनकी दिल मोहम्मद रोड है उनके नाम पे, कि लाहौर के वो मेयर भी रह चुके थे कॉरपोरेशन के। तो वो शायरी फरमाते थे। उस दौर में दिल्ली दरवाजे के बाहर उनकी हवेली थी, तो हम तो बच्चे थे, या मैं तो अभी आँख ही खोली होगी, लेकिन हमने बहुत बड़े लोग वहाँ आते जाते देखे, आका बेदार बख्श, सूफी तबस्सुम, एहसान दानिश, इस लेवल के लोग। तो वहाँ शायरी होती थी, अलहदा मर्दान खाना था, वाह वाह की आवाज़ आती थी। फिर वो मुंतकिल हो गए गुलबर्ग, कोठी ली उन्होंने। तो इतवार को, महीने के आखिरी इतवार को वहाँ मुशायरा होता था। मुशायरा बरपा होना, तो वहाँ हर किस्म के शायरी पसंद करने वाले लोग आते थे। जी। तो
इब्तदा में मुझे वो अल्लामा इकबाल की या अपनी को नज़म दे देते थे अच्छा। कि आप गाएं, सो वो टैलेंट नेचुरल था। सो दिस इज़ हाउ इंटरेस्ट इन म्यूज़िक डेवलप्ड। सर फिर आपने इंजीनियरिंग में आए और फिर उसके बाद आप टीचर भी बने, तो सर कैसे मेरा सिंगिंग जो और टीचिंग को लेकर इंजीनियरिंग, मेरे वाले साहब की ख्वाहिश थी कि आप इंजीनियर बने। सो मैंने एक बैलेंस रखा है इंजीनियरिंग में दो चीज़ों का, एक तो प्रैक्टिकल लाइफ का इंजीनियरिंग की जी। और एक टीचिंग का। टीचिंग बिकॉज आई लव टू टीच। आजकल भी मैं लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी में फैकल्टी इंजीनियरिंग जो है उनकी, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का चेयरपर्सन हूँ। जबरदस्त। सो आई एंजॉय ग्रूमिंग द यंगस्टर्स। और मेरा जो अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो उसमें 5 मिनट में उनको पाकिस्तानियत पे लेक्चर देता हूँ। जबरदस्त। मजहब, आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन पीछे, पहले आप पाकिस्तानी। पहले आप जब पाकिस्तानी। तक नहीं आप पाकिस्तान के लिए खुद गर्जी से काम करेंगे तब तक ये मुल्क ठीक नहीं होगा। बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि हम यंगस्टर्स को बड़ा काम करना पड़ेगा और बड़ी जी। मेहनत करनी पड़ेगी, और जब ऐसे सीनियर्स आपके साथ मौजूद हों और टीचर हों तो क्यों ना हम बहुत बड़े काम कर सकते हैं। ये एक ज़बरदस्त बात की। अगर आपसे बात की जाए, आपने एक्टिंग से स्टार्ट किया? जी, मैंने मॉडलिंग से पहले तो स्टार्ट अच्छा, किया। मॉडलिंग से स्टार्ट हाँ जी, किया। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना Thank you चाहती so हूँ much। इस प्रोग्राम के लिए, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मतलब मैं इतने बड़े चैनल पे जा रही हूँ। बहुत और शुक्रिया। अभी मेरी स्टडी भी कंटिन्यू और साथ में मॉडलिंग और एक्टिंग में अच्छा, आप क्या पढ़ रही हैं? बीए कर रही हूँ। अच्छा, बीए कर रही हैं। जी। ज़बरदस्त। तो मॉडलिंग जैसे स्टार्ट की तो अम्मी अब्बा ने अलाउ कर दिया? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों से अगर आप बात करें तो वो कहते हैं परमिशन नहीं मिलती मॉडलिंग की। एक्चुअली मेरे अम्मी अब्बू तो गांव के हैं, तो पहले तो मतलब परमिशन नहीं दी। अभी भी वो इतने मतलब नहीं है मेरे साथ, खुश नहीं है? खुश नहीं है। तो आपने तो- कभी अपना फोटोशूट वगैरह दिखाया कि देखिए मैं कितनी टैलेंटेड हूँ, जी मैं अच्छा बिल्कुल। काम कर रही हूँ? जी बिल्कुल। पर फिर भी अम्मी कभी राजी हो जाते हैं, कभी अब्बू, ऐसे ही मतलब कुछ चल रहा है, तो आगे इंशाल्लाह हो जाएंगे। उम्मीद है अच्छे हो उम्मीद है जाएंगे इंशाल्लाह। जी, हम दुआ कर सकते हैं कि आपके अम्मी अब्बू आपके प्रोफेशन में आपका साथ दे, आप भी खुश रहे और वो भी आपके साथ खुश रहे जो आप काम कर रही हैं। सैयद शहजाद रोशन गिलानी, आपका नाम बड़ा प्यारा है जी। और अगर आपसे पूछा जाए, आप इतनी कम एज में एक पीआर फर्म चला रहे हैं, अगर आपकी तालीम की बात की जाए तो आपने क्या पढ़ा? मैंने जी बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन किया था, और अपने पहले सेमेस्टर से मुझे दिल करता था कि मैं कोई ना कोई नेटवर्किंग करूं और लोगों को साथ मिला के कोई ना कोई काम शुरू करूं। तो होता ये था कि स्टूडेंट्स साथ देते थे, दोस्त कहते थे यार हम करते हैं, लेकिन जब करने का टाइम आता था वो इंटरेस्ट एज सच शो नहीं कराते। ठीक है। तो एक सेमेस्टर गुजरने के बाद फिर ये हुआ कि मैंने एक स्टेप लिया और अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की। तो उसमें हम 5 लोगों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। तो 3 लोग जो थे मेरे साथ, वो पहले माँ ये कह के भाग गए कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट वर्क, स्टडी के साथ हम खबरें नहीं बना सकते, हम जाके इंटरव्यूज़ नहीं कर सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के उसको टाइप करके न्यूज़ नहीं बना सकते, सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिट। इन्वेस्टमेंट करके भी वो चले गए। एंड लेटर ऑन दे पीपल केम बैक कि यार हमें रिपोर्टर रख लें, अच्छा। या हमें अपने साथ जो है वो टीम मेंबर के तौर पर रख लें, एज अ पार्टनर ना भी रखें। तो ये मेरा स्टडी के साथ मैंने सारा काम स्टार्ट किया था इन माय सेकंड सेमेस्टर। ज़बरदस्त। तो आपने मैथ्स कॉम पढ़ा, तो मैथ्स कॉम के फौरन बाद आपने पीआर की तरफ भी मूव किया, एक फर्म चला रहे हैं। Yes. तो अगर मैं पूछना चाहूँ कि स्टूडेंट्स का आज का सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि हमें जॉब नहीं मिलती, अगर मैं आपसे पूछूं क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या लोगों को पता नहीं है कि कैसे अप्लाई करना है और कहाँ कहाँ जॉब्स हैं? देखिए जी, जॉब्स बहुत हैं, लोगों के पास वो स्किल्स नहीं है जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड। स्किल्स नहीं है। स्किल्स नहीं है, स्किल सेट नहीं है। अभी आज के दिन की अगर बात करूं तो मेरे पास कोई 5-6 जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन वो करने के लिए मुझे लोग नहीं मिलते। ठीक है, क्योंकि वो लोग वो पढ़ते नहीं है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया ट्रेंडिंग पे है, सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेंडिंग पे है। उसके अलावा जो है वो आप जिस बंदे को वीडियो एडिटिंग आती है वो एटलीस्ट 3 से 4 घंटे काम करके 30,000 रुपीज़ पर मंथ कमा सकता है। ठीक है, जिसको कैमरा हैंडलिंग आती है वो काम कर सकता है। शहजाद, मैं आपकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। आपने कहा स्किल्स नहीं है, क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे सेमेस्टर्स में या हमारे जो कोर्स है
वहाँ पे स्किल्स सिखाए जाते हैं? देखिए जी, यूनिवर्सिटी का काम है आपको थोड़ा सा ट्रैक दे देना, ठीक है। बाकी आपने चीज़ें खुद फाइंड आउट करनी होती, काम खुद करना होता है। आप यूनिवर्सिटी में 4 साल रहते हैं, एक अच्छी खासी अमाउंट एक यूनिवर्सिटी को देते हैं, सिर्फ वो आपको पेपर दे देती हैं या आपको डिग्री दे देती हैं, जो कि ज़रूरी भी है। जी जी। तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं किसी हद तक यूनिवर्सिटीज़ को भी ऐसे कोर्स डिज़ाइन कर लेने चाहिए कि जब आप किसी प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो आपके पास इतने स्किल हों कि आपको कोई जॉब दे दे? देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, जो सवाल होता है ना, क्वेश्चन किसी से भी करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सवाल आप तब पूछते हैं जब आप अवेयर्ड होते हैं। अब अगर मेरे पास अवेयरनेस नहीं है, मुझे पता नहीं है कि मैंने क्या करना है, क्या पढ़ना है, कहाँ जाना है, कहाँ स्टैंड करना है, तो मैं सवाल ही नहीं पूछूंगा। ठीक है। और जब मैं सवाल नहीं पूछूंगा तो यूनिवर्सिटी तो कभी नहीं ना मेरे पास ऐसे सब्जेक्ट्स लेके आएगी जो मार्केट में काम आएंगे मेरे और मुझे जॉब्स मिल जाएंगी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आर नॉट वेल अवेयर्ड, स्टूडेंट आर बेसिकली नॉट वेल अवेयर्ड, उनको पता नहीं है कि क्या काम करना है, तो फिर वो यूनिवर्सिटियां भी एज सच वो अपना डिलीवर नहीं कर पाती। आपको पता है, जो वो कहते हैं ताली दो हाथों से बजती है ना, तो फिर यूनिवर्सिटी का भी उतना ही रोल है और स्टूडेंट का उससे भी ज्यादा रोल है। अच्छा। तो उसे पता हो कि वेयर आई एम गोइंग, मैं 5 साल बाद कहाँ स्टैंड करता हूँ, अगर मुझे पता नहीं है तो ये तो मेरा फॉल्ट है ना, यूनिवर्सिटी का फॉल्ट। जी जी, प्लीज मैं आपसे राय लेना जरूर जी, चाहूंगी इस क्योंकि कुछ इनकी बातें सही हैं, कुछ नहीं है। पर। जी तो मैं इस फील्ड में हूँ 50 साल से। जो कोर्सेज हैं हमारी इंजीनियरिंग के या टेक्नोलॉजी के, हायर एजुकेशन कमीशन के डिज़ाइन है, और उसमें लेटेस्ट जो बाहर से पढ़ लिख के या देख कर लोग आए हैं उसके मुताबिक डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। और मुख्तलिफ प्राइवेट और जो ख़ास तौर पर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे हाँ जी। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ सब कोर्सेज मौजूद हैं हर फील्ड में स्पेसिफिक, और उनको बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चे, एक बात इनकी सही है, कुछ लोग सीखना चाहते हैं, सीखने के अमल से गुजरना चाहते हैं, कुछ बिल्कुल। नहीं। सो इट्स अ मिक्सचर, लेकिन थिंग्स आर नॉट एज डिजमल एज रोशन साहब इज सेइंग। सो जो टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं या टफ्टा में जो बेसिक हाथ की टेक्नोलॉजी है वो कोर्सेज किए जाते हैं, कुछ कॉलेजेस में वो अब इंट्रोड्यूस भी किए जा चुके हैं। ठीक है। अब रहा मसला कि हमें जॉब नहीं मिलती, जॉब को जॉब कहते हैं, जी तो वो हमारे ये माइंड सेट है कि हमने इंजीनियरिंग की या टेक्नोलॉजी की डिग्री लेके जॉब करनी। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। एंटरप्रेन्योरशिप जैसे मैडम अभी जी। बताएंगी, इट्स इम्पॉर्टेंट। आपके अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ एनहांस की जाए। अब लीडरशिप और मैनेजमेंट का फ़र्क तो पता ही है ना आपको। मैनेजमेंट हुक्म की तामील करें, लीडरशिप आपके अंदर जो कुछ करना चाहते हैं आप अपने सबॉर्डिनेट से सीनियर्स को कायल करें और अपनी राय दें ताकि आप उस डिसीजन का हिस्सा बने। सो उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी काम शुरू करें, अल्लाह ताला बरकत डालता है। बेशक। आप डिपेंड ना करें कि गवर्नमेंट हमें नौकरी देगी या बिल्कुल। कोई प्राइवेट सेठ हमें नौकरी देगा। आप खुद काम शुरू करें तो अल्लाह ताला बाजू पकड़ता है। और दुनिया में जहाँ भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो जीरो से स्टार्ट हुए ऐसा ही है। और अब बिलियनर्स हैं। क्यों जी रोशन साहब? नहीं बिल्कुल, जबरदस्त। मैं अभी इसी तरफ ही आ रहा था आगे जी। कि एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली मैं कोई तकरीबन कोई 100 ऑर्गेनाइजेशंस के पास गया हूँगा, मुख्तलिफ कोई स्कूल, कोई इदारा, कोई मुख्तलिफ इदारों के पास, तो मुझे किसी ने भी नो नहीं कहा। नो नहीं कहा। नो नहीं कहा मुझे किसी ने भी। मुझे यही कहा गया है कि आप अगर परफॉर्मेंस बेस्ड काम कर सकते हैं तो डू कम विद अस, यू कैन बी आवर पार्टनर एज वेल। मुझे कहीं से भी किसी ने नो नहीं कहा। मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास गया हूँ तो मैंने कहा आई वांट टू वर्क विद यू, तो वो कहते हैं आप आ जाएं। अच्छा, जबरदस्त। ये फिर एक ब्लेसिंग भी है आपके लिए, क्योंकि ये एक ब्लेसिंग ही हो सकती है कि कहीं से भी नो नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं नहीं, बेसिकली मेरा शुरू से ये होता था कि मैं लोगों के पास जाता था, मुझे ना मशवरे देने की आदत थी। अच्छा ठीक है, और वो मतलब स्टूडेंट के पास पोर्टफोलियो नहीं होता। अब मैं ये करता था, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को नाम दे दिया, उनको टैगलाइन दे दी, उनको बता दिया कि यार वेबसाइट बना लो तो यू विल बी ऑन अ गुड लूप के आपकी वेबसाइट भी है, तो महंगी ना बनवाए, आप कम बनवा लें, आप मुफ्त वाली सस्ती वाली बनवा लें, लेकिन दे शुड बनवा बी लें। योर वेबसाइट। ठीक है। तो मेरा वो एक ट्रैक बन रहा था साथ साथ। मतलब मुझे आज भी याद है, बाज ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने नाम दिया हुआ है, मैंने टैगलाइंस दी हुई, और वो एक टाइम पे आके वो ग्रो भी कर गए। जबरदस्त। तो वो पोर्टफोलियो बनाने के लिए स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो प्रैक्टिस के तौर पर लोगों को दें। आप ब्रांडिंग पढ़ रहे हैं तो आप ब्रांडिंग को प्रैक्टिस के तौर पर किसी को नाम दे दें। वो नाम अगर वो पब्लिश हो गया, चल गया कहीं, तो आप कह सकते हैं दिस नेम वाज गिवन बाय मी। आप उनको ये कहें कि आप मुझे अगर फॉर एग्जांपल पैसे नहीं दे रहे
तो आप इसको सारी जिंदगी के लिए लिख दें कि दिस टाइटल वाज गिवन बाय शहजाद गिलानी और समवन एल्स, किसी और के नाम से, जी। तो यू कैन क्रिएट योर पोर्टफोलियो। चलिए ठीक हो गया, आपकी राय और भी लूंगी मैं इस बारे में, लेकिन मैम से बात करना चाहूंगी। मैम, कब स्टार्ट किया आपने अपना बिजनेस और एक डिफरेंट आइडिया, एक खातून के लिए तो बड़ा डिफरेंट है, तो कैसे ये आइडिया आया और कैसे स्टार्ट किया आपने? एक्चुअली आइडिया ये मैंने शुरू किया था ये 2012 में। 2012 में मैंने ये स्टार्ट किया था बिज़नेस, एंड डेफिनेटली इसमें सपोर्ट मेरे हस्बैंड के साथ रही है। और इसका आइडिया मुझे ऐसे है कि हमारे प्यारे नबी की जो ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खतीजा, वो भी इसी उसमें थी कि कारोबार करती थी, तिजारत करती थी जी। तो मैं बेसिकली तो हाउस वाइफ रही हूँ बड़े अरसे तक, लेकिन उसके बाद फिर मुझे जब बच्चे थोड़े से बड़े हुए हैं तो मुझे ये ख्याल है कि क्यों ना मैं भी कुछ पार्टिसिपेट करूँ पाकिस्तान को जबरदस्त। इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने में। तो जबरदस्त। उसके लिए फिर मैंने ये फील्ड इसलिए चूज़ की कि क्योंकि ये जो मीट का काम है ये ख़वातीन ज़्यादा इसमें, मतलब कि घर में मीट आता है और ये वो, तो उसमें जो है ख़वातीन के लिए मतलब इसलिए मैंने चूज़ किया कि इसमें एक बैक्टीरिया फ्री और हाइजीन जो है मीट वो मैं अपने ख़वातीन के लिए फराहम कर सकूं, क्योंकि जो मैं सिचुएशन देखती थी मार्केट्स में, जो घर में मीट आता था वहाँ से स्टार्ट किया आपने। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ से आइडिया आया ना, क्योंकि मैं मार्केट में जैसे देखती थी जिस तरीके से मार्केट में प्रोवाइड किया जाता है मीट, उसमें मैंने देखा कि वो बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर प्रमोट होता है जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक तो हो उससे गया। मेरे जहन में आइडिया है कि मैं इसको थोड़ा सा यूरोपियन कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं वर्ल्ड टूर्स पे भी रहती हूँ, तो यूरोप में जो है बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री जो है वो दिया जाता है मीट। अच्छा, बिल्कुल। और फिर उस पर मैंने वर्किंग शुरू की, और फिर सारा जो मैंने देखे उसका एक सारा सेटअप वगैरह अपना बनाया है यहाँ तो पाकिस्तान फिर में। आपने स्टार्ट कर लिया। जी बिल्कुल जबरदस्त। इस बारे में बात करेंगे कि क्या मुश्किलात आई, और क्योंकि आप वुमेन चैम्बर के साथ भी मुंसलिक हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, इस बारे में भी मैं बात करूंगी। सर, आपने 70 की दहाई में पॉप बैंड स्टार्ट किया, तश्कील दिया। सर 70 बहुत पुराना टाइम है, वहाँ पे जी, पता था उस कि एक वक्त बैंड भी होता है। हमने एक बैंड मौजूद था जो इस होटल में प्ले करता था, उसके 4 परमानेंट मेंबर थे। अजहर हुसैन कीबोर्ड पे थे, आजकल वो इंटरनेशनल सबसे बड़े कीबोर्ड प्लेयर हैं पाकिस्तान के, कराची में रहते हैं। और एक थे जावेद नजम, वो बोंगोस पे थे। एक जहांगीर, अब वो जर्मनी में है, वो अल्लाह रखा साहब के छोटे भाई थे तबला नवाज के। और जावेद अतरे, ये रशीद अतरे मौसीकार के छोटे बेटे थे। So they were very well dressed, educated young people. So मैंने और मेरे दोस्त मुश्ताक हाशमी साहब ने, हमने आइडिया फ्लोट किया को, रफ़ीक वड़ाइश को, कि हम इस बैंड की खदमात इस्तेमाल करते हैं और धुनें हमारी मशरक़ी होंगी, लाइट किस्म की, और जितने यंग टैलेंट उस वक्त का मौजूद है उसे गाएंगे। तो एहसन आबिद साहब बहुत बड़े सेट डिज़ाइनर थे, इनोवेटिव थे, यानी वो हमें के हॉल पे सेट्स पे कभी चांद पे ले जाते थे, कभी ताश के पत्तों के अंदर, कभी चौराहे का सेट। वाह। तो दैट यूज्ड टू क्रिएट वेरी मिस्टीरियस एंड ब्यूटीफुल इम्पैक्ट। और उस दौर में नई नई सिंगर्स थी सारी, ये नाहिद अख्तर, नयरा नूर, इन सब को हमने इनवाइट किया। और सीनियर सिंगर रिलेटिवली नाहिद न्याजी वो भी आई, जायदा सुल्ताना और दीगर सिंगर्स वहाँ आते थे। लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, यानी सेट्स पर ही हम गाते भी थे, ये नहीं कि लिप सिंक करते थे। और रात की शिफ्ट्स भी होती थी। सो बड़ा लुत्फ रहा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम के पॉप म्यूजिक एज सच पॉपुलर ये इंट्रोड्यूस हुआ। सर फिर उसके बाद आपने गजल गाई और सीखा भी प्रॉपर, तो जी। मूव क्यों किया आपने पॉप सिंगिंग से? देखिए, हमारे मुल्क में एक बड़ी अनफॉर्चुनेट डिस्टिंक्शन है बिटवीन अताई एंड मिरासी। मिरास होना अच्छी बात है, यानी इनहेरिटेंस आपने बाप दादा से सीखा है, लेकिन कुछ लोग उनमें ऐसे हैं जो कहते हैं जी ये जो बच्चे कल के आए हैं जिनके बाप दादा को काम नहीं आता, ये तो बिल्कुल ज़ीरो है, चाहे वो कितनी जान लड़ा लें। यही वजह है कि अब आपको घरानों के लोग, बच्चे इतने इस तरफ नज़र नहीं आते, वो भी पॉप सिंगर्स ही बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो ये वजह हुई कि मैंने कहा कि मैं क्लासिकल सीखूंगा, और फिर मैंने सीखना शुरू किया। और
मेरे 5-6 लोगों ने मुझे गाइड किया इनिशली। मियाँ शहरियार मौसीकार थे, ठीक है। और उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान, सलामत अली ख़ान, फिर गुलाम शब्बीर ख़ान, गुलाम जाफ़र ख़ान, इन लोगों से मैंने को 50-60 राग सीखे हैं, ख़ास तौर पे उस्ताद गुलाम शब्बीर ख़ान साहब से। और अब इस उम्र में मैं उन्हीं लोगों को जो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं सामने बैठे होते हैं, जो राग का है उसका सही तरह सुना देता हूँ। वाह, जबरदस्त So, सर। ये बेसिक जो है ना इल्म आपके लाइट म्यूजिक को, चाहे पॉप सिंगिंग है, लाइट गीत है या गज़ल, उसको मजबूत करता है। मजबूत करते हैं। और अगर सर मैं आपसे पूछूं, सीखना कितना ज़रूरी होता है एक सिंगर के लिए? बहुत ज़रूरी है। जो नए लोग आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो सीख रहे हैं? एक्चुअली प्रॉब्लम नए लोगों में यह है कि ओवरनाइट दे वांट टू बिकम पॉपुलर एंड ग्रेट स्टार्स के वीडियोस, और कम टाइम में जल्दी। हाँ, थोड़ा इसमें सब्र चाहिए और डेडिकेशन चाहिए। डेडिकेशन चाहिए। ज़बरदस्त, मतलब सीखना बहुत ज़रूरी है। जी, जी। जो लोग आ रहे हैं उनके जी। लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो सिंगर नहीं आ रहे हैं। हाँ, हम लोग आजकल गूगल पे वो करते हैं, सर्च करते हैं और किसी ना किसी को अपना टीचर बना लेते हैं। अच्छी बात है, आप टेक्नोलॉजी ये भी का अच्छी इस्तेमाल बात कर है, रहे हैं, जी। लेकिन अगर आप किसी टीचर के पास जाएंगे, किसी उस्ताद के पास जाएंगे, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते फिर हैं। अब हमारा कथा कलामी थोड़ी सी एडिशन 1-2 मिनट कि हमारे मुआशरे में या हमारी गवर्नमेंट में या मुआशरे में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है म्यूज़िक के हवाले से। म्यूजिक के हवाले से अकेडमीज हैं, अलहमरा है, पंजाब आर्ट्स काउंसिल, ये वो, लेकिन उनके पास या तो फंड्स की कमी है। अब रेडियो पाकिस्तान ये वीकली म्यूज़िक प्रोग्राम्स करती थी, रेडियो पाकिस्तान मंथली, वो मुनक़ता हो गए हैं कि फंड्स नहीं है। एक्चुअली आर्ट एंड कल्चर इज द लोएस्ट प्रायोरिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड द प्रीवियस ऑल्सो। सो उससे आर्टिस्ट जो है ना बड़ा वो डिस्करेज हो जाता है, डिस्करेज हो जाता और जब घर में बैठ गए तो रियाजत करने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि ऐसा ही रियाजत करके यू लाइक टू कम आउट एंड परफॉर्म। है। बिल्कुल। सो अब ज़्यादा जो है डिमांड है या तो कॉमेडियंस की है, जैसे आप हर चैनल पे देखते हैं, या नात खानी की है, वो मज़हब का एंगल है। लेकिन मौसीकी, गज़ल, गीत, काफ़ी बड़े बड़े नाम इसलिए पैदा नहीं हो रहे कि उनके लिए कोई ऑप्शंस या ओपनिंग नहीं है। सही। और गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए, फोकस गवर्नमेंट करना को, चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स देखना जो चाहिए। बड़े बड़े इदारे हैं, जो बिल्कुल। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अब तो वो भी उन्होंने हाथ खींच लिया, और दूसरे इदारों ने भी। ये बड़ी मुश्किल से हयात अहमद खान की बेटी हैं गज़ाला इरफान, वो ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस करवा रही हैं, अब शुरू हो रही है 2-4 दिनों में। ज़बरदस्त। अगर आप मॉडलिंग की बात करें तो आपने पहला जब शूट किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस? कैसे मिले आपको लोग, और कैसा लग रहा था जब आप फर्स्ट टाइम अपना फोटो शूट करवा रही थी? और अपना एक्सपीरियंस बताइए। सबसे ज़्यादा टेंशन थी मुझे भाई की, अच्छा, जो भाई। बाहर होते हैं, ठीक है। और वो मुझे बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं थे करते। अम्मी भी कर देती थी, लेकिन उन भाई से डरती थी कि भाई मतलब से तुम्हारा डरती भाई क्या बोलेगा। हमें दूसरों की टेंशन नहीं है, गांव वालों की, किसी की भी नहीं है, तुम्हारे भाई की है। एक दिन फिर मैंने भाई को मतलब रो दो के कॉल की, मैं बड़ी परेशान थी, सारे ऐसे घर वाले मुझे कॉल्स कर रहे हैं, ये वो, तुम क्या कर रही हो। ठीक है। मैंने भाई को, और भाई ने मुझे आगे से कहा कि चलो तुम करो, कोई है। मसला नहीं है, पर मुझे कोई ऐसी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, कोई उल्टा सीधा कदम नहीं उठाना। और मैंने कहा चले ठीक है, आप टेंशन ना ले। और भाई को मेरे पे आगे भी गर्व था, मेरी बहन ने आगे भी मतलब स्टडी भी कर रही है और जॉब्स भी कर रही है, ठीक हो तो गया। कोई टेंशन नहीं है। फिर अभी भी उनकी कॉल आई हुई थी, पूछ रहे थे, हर तरह का पूछते हैं, घर वालों को भी वो तसल्ली देते हैं मेरे हवाले से। अच्छा, ज़बरदस्त। सर अगर मैं आपसे पूछूं, आप एक टीचर भी हैं, जैसे कि उन्होंने जिक्र किया कि ये मॉडलिंग करना चाहती थी, घर वाले इतना सपोर्ट नहीं करे। आपको क्या लगता है कि आज के जो स्टूडेंट है या बच्चे हैं, जो वो करना चाहते हैं, पेरेंट्स को अलाउ कर देना चाहिए या नहीं, उन्हें थोड़ा अपनी राय रखनी चाहिए कि आपके लिए ये बेहतर है और ये बेहतर नहीं है? देखिए, 2 मसाइल हैं। एक तो माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चे इंडिपेंडेंट बने और इस काबिल हो जाएं कि अपना बोझ खुद ही बिल्कुल, उठा सके। बिल्कुल। अब उसमें जो क्या करियर वो चूज़ करते हैं उसके लिए उनको इनकरेज करना चाहिए, लेकिन साथ साथ एक नज़र ये भी रखनी चाहिए कि जिस करियर में ये जा रही हैं उसमें उनका किरदार मजबूत रहता है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, ये ज़रूरी है। अच्छा रोशन, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने देखा स्टूडेंट्स को अक्सर जो कहते हैं कि मैं तो ये फील्ड में जाना चाहता था, लेकिन अम्मी अब्बा ने कहा कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ या वकील बन जाओ, या नहीं ऐसा नहीं है? अब ये बहुत आम है, ये आम है। अच्छा, ये आम है हर तरह की कम्युनिटी में। बस चंद पेरेंट्स हैं जो
शायद अब कहते हैं कि बच्चे वही कर लें जो वो करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि वो वही बने जो उनके पेरेंट्स बनाना चाहते हैं उनको। तो इससे ये होता है कि आप देख रही होती हैं कि एक बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ रहा होता है और वो सिंगिंग वाला जो अपना शौक है उसको पार्ट टाइम पूरा कर रहा होता है, वो डॉक्टर बन रहा होता है और वो थिएटर का अगर वो उसे शौक है तो वो थिएटर पार्ट टाइम कर रहा होता है और वो अपनी सारी जो एनर्जी है वो पार्ट टाइम वाली चीज़ में लगा रहा होता है। शौक तो पूरा कर लेता है वो किसी ना किसी तरीके से, लेकिन अगर वही वो थिएटर वाला पैशन उसको पेरेंट्स भी अलाउ कर देते तो माइट भी वो किसी टाइम पे आगे कोई बेहतरीन जो है वो थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर सामने आता और वो अपना लोहा मनवा लेता। मैं स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन की फील्ड की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आई बिलोंग टू दिस फील्ड। अदरवाइज और बहुत से लोग हैं जो कोई वकील बनना चाहता होता है तो पेरेंट कहते हैं नहीं भाई इंजीनियर, मुझे तो इंजीनियर ही चाहिए, ठीक है। और ये एक पूरी चेन है, बच्चा जब पैदा होता है तब ही वालिदैन सोच रहे थे भी मेरे मुंडे ने तो ना डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर बनना है या, और अभी ये तो आपने मैथ्स कॉम करना था तो आपके पेरेंट्स ने कहा हाँ आप मैथ्स कॉम ही करें? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। अभी तक मेरे पेरेंट्स को समझ नहीं आया व्हाट एक्चुअली आई एम डूइंग। अच्छा, अभी तक ठीक है। मैं क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट होगा ना जो मैथ्स कॉम करते हैं वो स्क्रीन पे काम करते Yes, हैं। मैं मतलब ये मेरे अब्बा जी का भी था क्योंकि आई बिलोंग टू अ जट फैमिली। तो जैसे मैंने मैथ्स कॉम किया तो मैं प्रोडक्शन में काम कर रही थी तो उन्हें लगता था कि नहीं जो मैथ्स कॉम करते हैं ना तो वो स्क्रीन पे काम करते हैं। सर इसका तो ये था कि मैं रात ना बड़ा कभी 1 बजे आना कभी 2 बजे आना, तो आई वाज एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर्स को ना जल्दी से कमाई नहीं हो रही होती, तो वो जब लेट आना तो उन्होंने कहना कि तुम्हारा टाइम आने का ऐसे है जैसे तुम कोई मिलियनेयर हो, बड़ा लेट आते हो जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा हो, तो पैसे तुम घर देते नहीं, तो व्हाट आर यू डूइंग एक्चुअली, हमें तुम्हारी कुछ समझ नहीं आती। और आपने पढ़ा क्या ये भी समझ नहीं ये भी उन्हें समझ नहीं आया और फिर मेरा उन्हें काम भी समझ नहीं आया। लेकिन लोग जो मुझे मेरी एक्टिविटीज को देख रहे होते तो उन्होंने वालिद साहब को भी आगे कहना जी आपका बेटा तो बड़ा जी फ्लरिश हो रहा है सोशल मीडिया पे, आई वाज वेरी एक्टिव। और मैं मुख्तलिफ लाहौर का कोई इवेंट में अपनी स्टूडेंट टाइम पे नहीं छोड़ता होता था। अच्छा, बड़ी से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अपना स्टूडेंट कार्ड के साथ भी चला जाता होता था। तो मेरा शौक होता था कि मैं बड़े बड़े लोगों से मिलूं। इवन कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी अगर कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी की अगर डेथ हुई तो कोई 2-4 दिन पहले मेरी उनसे कम्युनिकेशन जरूर हुई होती थी, मुलाकात हो ना हो। तो वो आई वॉज जस्ट चेकिंग के यार मतलब मेरी इनसे बात हुई थी, मुलाकात नहीं हो पाई तो चलो क्या हुआ। तो मैं बड़े बड़े लोगों से मीटिंग्स करता, तो मैंने एक बात जान ली थी कि जो रिसोर्स है ना, आप देखते हैं कि वो जो बंदा होता है ना जो कहता है यार बड़ा रिसोर्सफुल आदमी है, रिसोर्सफुल आदमी वो नहीं होता जो अमीर हो। अमीर को कोई रिसोर्सफुल एज सच नहीं कहता। रिसोर्सफुल हमेशा से वो बंदा होता है जिसके लिंक्स अच्छे हों, जो इन्वॉल्व हो लोगों में। तो मैंने जान लिया कि रिसोर्सफुल होना इज रियली इंपॉर्टेंट। तो मैं रिसोर्सफुल होता गया, लोगों से मिलता गया, नई चीजें। अगर मैं कहूँ जो रिसोर्सफुल होता है वो एक कामयाब बिजनेसमैन होता है। बिल्कुल, ये जरूरी है। बिल्कुल, वो रिसोर्सफुल होता है तो वो नई चीजें क्रिएट करता है, लोगों को प्लेस भी करा रहा होता है, साथ साइड बाय साइड बहुत सी चीजें वो कर रहा होता है। तो मेरा शुरू से यही था कि मेरा एक शौक होता था कि यार मैं कहीं जाऊं ना तो मुझे कोई 2-4 लोग लाजमी जानते हो। अगर मुझे कोई 2-4 लोग नहीं जान रहे तो मैं अपने आप को फेल तस्वर करता था। अच्छा। तो वो मेरी बचपन से ही एक वो साइकोलॉजी डेवलप होगी कि मैंने इसी फील्ड में रहना है। तो फिर जो मेरी स्किल्स थी शुरू से ही, तो फिर मैंने उन्हीं को अडॉप्ट करके एक पीआर फॉर्म में आया। तो हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, पंजाब गवर्नमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियर्स को अलाउंस नहीं मिला, तो पंजाब के इंजीनियर्स ने कहा जी हमें नहीं मिला। तो उनकी जो सारी पीआर स्ट्रेटजी और सारी जो उनका मीडिया कंसल्टेंसी वो हमने की, और नाउ दे आर गेटिंग देयर अलाउंस एज 3% ऑफ देयर सैलरी। That was our first successful project. जबरदस्त। मैं चाह रही हूँ कि सर से वेरी नाइस सर, कपड़े बदल के जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए? सर इस गाने के बारे में बताइएगा। ये नासिर काज़मी की एक्चुअली गज़ल है, बड़ी मशहूर, और इसके गज़ल के अंदाज में बहुत से मुगनी और गायकों ने गाया। गुलाम अली साहब ने, आशा भोसले ने, और बहुत से जो हैं। लेकिन ये धुन गीत स्टाइल में बनाई है निसार बज़मी ने। निसार बज़मी दरअसल फिल्म के हिट मौसीकार गुजरे हैं। उनकी जैसे फिल्में थी उमराव जान अदा और तहजीब और अंजुमन और अंदलीब, इनमें उन्होंने हिट म्यूज़िक 1970s में दिया। और नेक शरीफ आदमी थे। मुझे याद है कि ये EMI ने एक एल्बम शुरू की थी मेरे साथ, तो मैं उनके घर जाके रिहर्सल किया करते थे। नमाजी, परहेजगार, लेकिन बड़े आलिम आदमी थे। वो कहते थे मैं धुन बनाता हूँ, मतलब अस्थाई जो शुरू के 2 बोल होते हैं उनको फास्ट टेम्पो में, स्लो टेम्पो में, और बाद में जो अंतरा वो फास्ट टेम्पो में लाता हूँ, फिर उनको मिक्स करता हूँ।
सो ये स्टाइल उनका बड़ा हिट हुआ था। सो EMI ने मेरी 2 गज़लें रिकॉर्ड की थी, नासिर काज़मी की ही, उनमें से ये जो है एक थी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, और आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको गाया और बड़ा अच्छा लग रहा था सुन के। एक पुराना म्यूज़िक और सर शायरी जो गाने में होती है अच्छी होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के भी आप गाने सुन रहे हैं। मौजूदा दौर तक शायर बहुत बहुत खूबसूरत हैं, अच्छे हैं। अच्छे। अब जैसे एक शायर बहुत बड़े थे, डॉक्टर वज़ीर आगा, और लेकिन उनकी शायरी कम गाई गई, कम गाई। क्योंकि वो ज़्यादा इस्तारों से काम लेते थे, अच्छा, किनायों से काम लेते थे, ठीक है। डायरेक्ट कोई रोमांटिक शायरी नहीं थी, लेकिन दुनिया की जो बेसबाती है या मुख्तलिफ मसाइल हैं उन पर शायरी करते थे। सो मैंने कोशिश की है कि जितने असातिज़ा हैं ये हमारे पाकिस्तान के हिट शायर हैं, हिट मीन्स कि जो जिनमें दम है, जिनकी शायरी में दम है, मौजूदा दौर तक, नस्ल तक वो गाऊँ। मैंने बासिर काज़मी, हसन काज़मी की गज़लें गाई हैं, जाहिद फ़खरी की गाई हैं, अख्तर शुमार के, ये मौजूदा दौर के शायर हैं। तो नासिर काज़मी का तो इंतकाल भी 1972 में हो गया था, बड़ी यंग एज में। जी, ज़बरदस्त सर ने बात की, और शायरी बड़ी खूबसूरत थी, और हम लोग जो नए लोग हैं बड़ा एंजॉय कर रहे थे, रोशन भी और मैं भी, और आपकी तरफ देख रहे थे बार बार, और आप जिस अंदाज से गा रहे थे, वाह, बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में आपने गाया। कोई डायलॉग याद है जो आप बचपन में शीशे के आगे खड़े होके बोला करती थी? कोई फेवरेट डायलॉग? मैं ज़्यादा करीना कपूर का या मतलब कुछ ऐसे सुनाएंगी? कोई डायलॉग याद है? डायलॉग तो मुझे कोई इतने पाकिस्तानी इतनी जबरदस्त एक्ट्रेस है हमारी, कोई उनका डायलॉग, कोई अच्छी मूवी का कोई डायलॉग सुनाइए। वैसे मुझे याद आया, मैं लिखता हूँ ना मौसीकी पर भी और एक्टर्स पे भी, तो रानी पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें डेथ के वक्त भी वो कहती है फुफल्ला हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। आपको शायद फिल्म याद होगी, ये गालिबन उमराव जान थी या तहजीब थी, तो इस किस्म का कुछ याद करने आप? हाँ, इस किस्म का तो मैं सुना देती हूँ। मुझे एक याद है, मार से डर नहीं लगता साहिब, प्यार से डर लगता है। वाह, जबरदस्त। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तानी कोई डायलॉग याद है आपको? मुझे पाकिस्तान में मतलब मैं ज्यादा मुस्तफा कुरैशी साहब के और सुल्तान तो कोई राही बात के, नहीं, वो एक जबरदस्त एक्टर हैं हमारे, आप उनके बारे में उनका कोई और डायलॉग सुनाइए। उनकी मतलब मैं एक्टिंग करती थी, ओए ना करो इन्हों छड़ दे, इस तरह के मतलब डायलॉग है ये मौला हमारे जट का मुस्तफा कुरैशी का और अच्छा, मोला जट का, सुल्तान मोला राही जट साहब का। जबरदस्त। तो मतलब उनको देखना, ये वो लड़कियों के डांस में ऐसे परफॉर्मेंस शीशे के आगे खड़ी हो के करना, मतलब इस तरह की मतलब अच्छा, मुझे यहाँ से शौक आपने है। स्टार्ट किया, जबरदस्त। रोशन बताइएगा, पीआर फॉर्म में कैसे अप्लाई करना चाहिए स्टूडेंट्स को, और किस तरह से आपको नौकरी मिल सकती है, और ज़बरदस्त नौकरी मिल सकती है अच्छे पैकेज वाली? देखिए जी, मैंने जो आइडेंटिफाई किया है, पाकिस्तान में जो है वो PRO का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा फेमस हो रहा है, और अपकमिंग 1 साल के अंदर हर ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा कोऑर्डिनेटर चाहिए होगा, बिल्कुल, जो पूरी फॉर्म को कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है। ही शुड बी हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, he should be having a good personality, he should be having intrapersonal skills, और ये सारी चीज़ें वो अगर अडॉप्ट करता होगा तो सैलरी पैकेज डेफिनेटली, जब एक बंदा कोऑर्डिनेट कर रहा है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा पैकेज होगा। और हर इदारे को आगे अपकमिंग एक PRO की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। बड़े इदारों ने PRO हायर कर लिया और बड़े इदारे अभी नहीं कर पा रहे, और हर इदारे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी जो उनकी इंटरनल और एक्सटर्नल PR को देख रहा होगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स को भी और यूनिवर्सिटीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को ये सोचना होगा, जैसे फवाद चौधरी साहब ने पिछले दिनों जब एक बयान दिया कि जी फलां की जॉब्स नहीं हैं, तो गवर्नमेंट को ये करना होगा कि जिन डिग्रीज की जॉब्स नहीं है उनको क्लोज कर देना चाहिए। अच्छा, ताकि उसमें एडमिशन ही ना हो, ताकि ये डिजास्टर जो पैदा हो रहा है ना, अगर किसी बच्चे को जॉब नहीं मिली या काम नहीं मिला तो वो डिजास्टर है। ठीक है। वो अपनी जिंदगी में भी आई डोंट एग्री। जी, मैं आपकी राय लूंगी, क्योंकि मेरे साथ जो कोई सिंगर है वो टीचर डिपार्टमेंट बंद भी नहीं कर सकते, सर, इसलिए ना मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूं। यूनिवर्सिटीज हैव टू रन देयर कोर्सेज, उनको अपने डिपार्टमेंट चलाने हैं। अब फवाद चौधरी की बात में किसी हद तक सच्चाई है कि हर जिम्मा गवर्नमेंट का तो नहीं,
कि पुत्र निकले है नौकरी तो मैं जॉब देनी बिल्कुल है। सब। उनको चाहिए और हाथ पैर फैलाएं, बाहर अप्लाई करें, एंटरप्रेन्योरशिप जिसका भी लेक्चर दे रहे हैं आप दोनों हजरात, उसमें एंटर करें, उसमें इनकरेज करें और ऑन जॉब ट्रेनिंग यूनिवर्सिटीज करवाए जैसे हम लोग करवाते हैं जी। सो ये मनफी जो है सोच, मैं उससे रोशन साहब सर, आपकी उसमें रोशन ख्याली नजर नहीं आता। नहीं आप कह सकते हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन मैं अगर नजर दोहराऊं सर, तो अगर 10,000 ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो उनमें प्लेसमेंट की तो तादाद है वो बड़ी माइनर सी नहीं, है। उसमें ये हो सकता है कि रिवाइज करने की जरूरत है चीजों जो को। है जी जी कि छोटी छोटी कोठियों में यूनिवर्सिटियां खुल गई हैं जी जी। और वो वहां से डिग्रीज दे रहे हैं। दे शुड बी क्लोज, नॉट बिगर यूनिवर्सिटीज। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और गवर्नमेंट की तो कर ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की एक लिमिट है कि इससे ज्यादा मिकदार से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं रख। बिल्कुल। और सर वो अगर वो कोलैबोरेशन के साथ चलता है स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी, तो वो प्लेस हो ही जाता है। अगर मैंने ये देखा कि अगर आप में स्किल है ना, तो कोई भी इदारा आपको नो नहीं कहेगा। कोई भी If you have skills, you can do it. लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी में 2013-2014 के निकले हैं बच्चे सेटल्ड। रूही जी, आपसे पूछना चाहूंगी कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं और टीम वर्क में जो टीम वर्क होता है कितना ज़रूरी होता है? मेरे साथ अभी तकरीबन 50+ एम्प्लॉइज़ हैं मेरे, और मैं बिल्कुल जी एक टीम वर्क पे जो है उस पर बिलीव करती हूँ। टीम वर्क के बगैर आपको कोई भी आपकी इंडस्ट्री है उसको आप रन नहीं कर सकते। उसमें नहीं हर कर बंदे का अपना एक रोल होता है। ठीक है। मतलब सारा काम मैं खुद नहीं संभाल सकती। इसमें मेरी मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट्स हैं। एक proper team काम कर रही है आपके काम साथ। करती है। उसके साथ ही आप एक सक्सेसफुल बिजनेस अपना रन कर सकते हैं। ठीक हो गया। और अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। आप जो चिकन है वो कहाँ से लेते हैं? क्या कोई पोल्ट्री शेड वगैरह है आपका? जी, पोल्ट्री शेड्स भी हमारे हैं। उसके अलावा क्योंकि काम अब हमारा बढ़ता जा रहा है माशाल्लाह, तो उसको सारी डिमांड हम वहाँ से पूरी नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोगों ने वेंडर्स हायर किए हुए हैं। और इसमें जो हमारे जो एनिमल्स हैं, मतलब उसमें बकरे वगैरह जो हैं वो हम लोग लेते हैं रहीम यार खान से, बहावलपुर से, मतलब डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे मार्केट से उठा के अपने एनिमल्स जो हैं कस्टमर तक नहीं पहुंचाने। उसमें सिलेक्शन होती है, पूरी प्रॉपर डिजीज फ्री एनिमल होना चाहिए। और सारा जो क्या आपकी टीम में कोई डॉक्टर भी काम कर रहा होता है? जी जो check बिल्कुल, करता है? डॉक्टर भी हम लोगों ने रखा हुआ है। पैमको स्लॉटिंग हाउस है हमारा, वहाँ पे सारा उसका बाकायदा 24 आवर्स होल्डिंग होती है एनिमल की। मतलब आफ्टर परचेजिंग फ्रॉम वेंडर्स वी होल्ड द एनिमल फॉर 24 आवर्स। अपने उस पे रखते हैं हम लोग पैमको जो स्लॉटर हाउस। ठीक है। तो आप लोग ये प्रॉपर चेक करते हैं, जैसे आजकल आप न्यूज़ सुन रहे होंगे, सर भी एग्री करेंगे, मुर्दा गोश्त है, पानी वाला गोश्त है, तो ये सारा जी मेरा जो कॉन्सेप्ट था, जो आइडिया था, यही था ना कि अपनी पब्लिक को जो हमने एक हेल्दी मीट प्रोवाइड करना है। ठीक हो मतलब गया। बाकी तो आम मार्केट में सब चीज़ें चल रही हैं, जिससे आपको पता है डिजीजेज भी कितनी ज़्यादा फैल रही हैं। स्पेशली जो ब्रेस्ट कैंसर है, वो चिकन जो ब्रायलर चिकन खाते हैं उसमें कितनी ज़्यादा डिजीज बच्चियों में, आजकल की बच्चियों के अंदर कितनी ज़्यादा आ रही है। तो आपकी शॉप से देसी चूचा भी बिल्कुल, मिलता है? देसी भी मिलता है आपको, बकरे भी देसी मिलते हैं और आपको चिकन भी देसी मिलेगा। देसी एग्स वगैरह भी हम लोगों ने रखे हुए हैं। मतलब सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। जबरदस्त। एग पे कलर कर देते हैं। मैं वही तो देसी बना के भेज देते हैं। बार बार आपको बता रही हूँ कि इन सारी चीज़ों से अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने ये ब्रांड अपना इंट्रोड्यूस किया है। जबरदस्त जबरदस्त। और ये सर आप एग्री करेंगे कि खातून के लिए ये काम थोड़ा मुश्किल है? मतलब एक बड़ी हिम्मत है जिनकी, मैं मुबारक देता हूँ। इतना नेक काम और इतनी तंदही से कर रही हैं। और ये बात सही कहा, टीम वर्क है। यू इफ यू आर लकी इफ यू गेट अ गुड टीम। ये तो लीडरशिप प्रोवाइड करती है। बिल्कुल जबरदस्त। और आप वाइस प्रेसिडेंट भी है वुमेन चैम्बर की, जी, तो बिल्कुल। क्या जिम्मेदारियां हैं आपकी? जी, चैम्बर एज यू नो कि ये वुमेन के लिए हाँ स्पेसिफिकली जी, हम बिल्कुल। लोगों ने खवातीन के लिए बनाया है। ये 2003 में शुरू किया था। हमारी जो हैं फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर शहला जावेद अकरम जी, माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा, उनकी ये थॉट थी जो खवातीन के लिए एक अलहदा से उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, जहाँ पे आके खवातीन बगैर किसी हेजिटेशन के और बगैर किसी मतलब के उनको दे फील फ्री कि वहाँ पे अपनी सारे प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं अबाउट देयर बिजनेस। एंड हम उन लोगों को फिर ऐसे मौके भी फ्राहम करते हैं, उनको मतलब ट्रेनिंग दी जाती हैं, फ्री सेमिनार्स होते हैं खवातीन के लिए, जिससे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखती हैं कि हाउ दे कैन इनहेंस एंड एक्सपेंड देयर बिजनेस। जबरदस्त। तो आपकी टीम जो आपके साथ काम कर रही है उनमें खवातीन भी हैं? जी बिल्कुल, खवातीन हैं हमारी
जबरदस्त। इसका आप पूछनी है बिजनेस मीट जी, बिजनेस में मीट में नहीं, उसमें मीट में भी है, मतलब इतनी ज्यादा नहीं है, उसमें रखी हुई है आउटलेट्स में, हमारे स्टोर्स में हैं। अच्छा, जब स्टोर्स में ज्यादा जो है वो उसमें अगर मेल आपकी है। शॉप का नाम मैं पूछूं तो किसने सजेस्ट किया था मीट जी, दुकान actually क्या? हमने, रोशन ने तो नहीं आपको टैगलाइन और नाम दे दिया? हम लोगों ने इस पे सर्वे किया था और उस पे 2-3 ऑप्शन दिए थे हम लोगों ने कि कौन सा नाम जो है हम अपने ब्रांड के लिए सिलेक्ट करें, तो मीट दुकान पे सबसे ज़्यादा वोट्स आए थे, तो देन वी चूज इट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त सर। कुछ लोगों के मैंने इंटरव्यूज़ किए तो मैंने सिंगर से पूछा कि उस्ताद कितना ज़रूरी होता है, तो कुछ लोगों ने कहा कि बहुत ज़रूरी होता है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं गॉड गिफ्टेड है, मैंने खुद से सीखा है और मुझे किसी ने नहीं सिखाया। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो एक टीचर होता है, जो उस्ताद होता है, वो अपना सारा इल्म या जो उसकी गायकी में चीज़ें होती हैं वो नहीं देता, क्या ऐसा है? तीनों चीज़ें सही कही आप। तीनों चीज़ें नंबर 1 गॉड गिफ्टेड होना तो ज़रूरी है, शुक्र है अल्लाह का, उस्ताद का होना ज़रूरी है। और ये कि आप बगैर उस्ताद के, बहुत बड़े सिंगर हैं, बन भी गए हैं लोग, लेकिन मैं उससे एग्री नहीं करता, वो ठीक इक्का है। दुक्का ठीक है। तुक्का लट जाता है। लेकिन ये कहना कि उस्ताद का होना ज़रूरी नहीं, उस्ताद किस शक्ल में है, कि वो एक फिज़िकल बीइंग है या कंप्यूटर से है या गूगल है, ये और बात है। सो उस्ताद से सीखना ज़रूरी है, और उससे अगर आप लाइट सिंगिंग भी करिए तो क्लासिकल का रियाज बहुत ज़रूरी, और डेली रियाज, डेली आवाज़ लगानी, अगर आवाज़ की खराशें निकल जाती हैं और सुर सीधा लगता है, आँस कहाँ से लेनी है, कहाँ छोड़ती है, बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। बहुत बड़ी ट्रेनिंग। मौसीकार जो अच्छे हैं वो ट्रेनिंग देते हैं, जैसे नूर जहाँ में ये थी या मेहदी हसन में, कि लाइन को कहाँ से की रुकी रजा है। आज मैंने महसूस किया है ये। नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे बड़े प्यारे मेहमान डॉक्टर अमजद मेरे साथ मौजूद हैं, जो एक बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ एक बेहतरीन उस्ताद भी हैं। उनके साथ मौजूद हैं मेरी बड़ी प्यारी मॉडल हैं और अब एक्टिंग की तरफ भी आ चुकी हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं जो आज बता रहे हैं कि आपने कैसे नौकरियाँ हासिल करनी है और आप में कितना टैलेंट होना चाहिए और स्किल सीखना कितना ज़रूरी है। मेरे साथ मौजूद हैं जी रोशन, जो कि एक रोशन ख्याल भी है, और इनके साथ मौजूद है मेरी बड़ी प्यारी मेहमान है जो आज बता रही हैं कि ख़वातीन के लिए बिजनेस करना कितना ज़रूरी है और बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपका होमवर्क करना कितना ज़रूरी है। रूही जी, क्या आपने पहले होमवर्क किया था अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले? होमवर्क ये कि मार्केट में आप थोड़ा सा देखते हो लोगों का क्या ट्रेंड है। ट्रेंड क्या है? हाँ जी, ट्रेंड क्या है, मतलब कि इसको मैं एज अ ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही थी। ठीक है। विच इज़ मतलब कह लें कि डिफरेंट, एक इसके अंदर पाकिस्तान में एक डिफरेंट बिजनेस है ये, एक एज अ ब्रांड मीट के उसको इंट्रोड्यूस करवाना। तो उसमें ये कि वर्किंग यही थी कि सारा फिर थोड़ा सा सर्वे किया मैंने कि लोगों की क्या राय है इस बारे में, इसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए मार्केट में। तो काफ़ी लोग इस पे एग्री करते थे, लेकिन कुछ लोगों को था कि शायद एक ब्रांड पे अगर हम जाएंगे तो मीट उस पे वहाँ पे हमें कंपैरेटिवली मार्केट एक्सपेंसिव मिलेगा, मतलब लोगों के जहन में एक जब कैसा नहीं है, जब कैसा नहीं है। अगर हम थोड़ा सा मतलब मार्केट रेट से थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो वी आर प्रोवाइडिंग यू गुड मीट, और आप नीट एंड क्लीन आप देते हैं एक पैकेट के अंदर। इस चीज़ों को भी लोग देखें ना, आपकी हेल्थ के लिए जो चीज़ बेनिफिशियल है, ये भी ज़रूरी है। और अगर मैं पूछना चाहूँ जो ख़वातीन इस बिज़नेस में आना चाहती हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे कि ज़रूर आइए या थोड़ा सा डर के आइए क्योंकि काफ़ी रिस्की काम है? रिस्की देखें, रिस्क और जो मुश्किलात और प्रॉब्लम्स जो है मेरे ख्याल में सिर्फ मीट में ही नहीं, हर बिजनेस में होती हैं। उसको आप लोगों ने फिर उससे मुश्किलात को आपको देखना पड़ता है कि कैसे उसको आप मुकाबला उसका कर सकती हैं उसको। लेकिन आप मीट इंडस्ट्री में मैं कहती हूँ कि ख़वातीन आएँ, बिल्कुल आएँ, इसमें आना चाहिए। काफ़ी इसमें ख़वातीन काम कर सकती हैं, काम कर सकती हैं। और अगर मैं पूछूं, अभी आप लोगों ने वुमेन चैम्बर में 10 नए बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाए हैं, आइडियाज़ आए हैं, तो क्या कहेंगी कौन कौन से नए नए बिजनेस आ रहे हैं अब?
जी, इसमें जो नए बिजनेस हैं, एक तो इसमें है आपका यूट्यूब पे काफ़ी ख़वातीन जो हैं वो काम कर सकती हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। इसमें मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं आपको करनी पड़ती। मतलब ठीक है। एक आम खातून जो घर में बैठी हुई है, कुकिंग कर रही है, वो अपना एक यूट्यूब चैनल बनाए, उस पर अपनी ठीक है। कुकिंग के डेली जो खाने बनाती है उसको उसमें प्रमोट कर सकती है, उसमें यूट्यूब में। उससे वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी इसके इनकम। लिए आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, घर में उसके जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े कोई कैमरास लेके आएंगे, कुछ लाएंगे, मतलब अपने मोबाइल फोन जो आपके हैं उससे आप रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब बिल्कुल। पे डाल सकते हैं। जबरदस्त, बड़ा तो अच्छा उसके idea अलावा है फिर ये। आपकी जो डाइट के हैं उसमें आपके आ जाते हैं लंच Tips बॉक्सेस देते के हैं कि हैं हाँ, टिप्स। अच्छा। नहीं, लंच बॉक्सेस जो हैं वो ऑफिस में ख़वातीन जो मतलब मार्केट में नहीं आ सकती हैं या आउटलेट्स वगैरह पे नहीं आ सकती हैं, वो घर बैठ के अपनी कैटरिंग कर सकती हैं और लंच बॉक्सेस पैक करके ऑफिस में प्रोवाइड कर सकती हैं। Provide इस कर तरह सकती के इनके मुख्तलिफ डिफरेंट आइडियाज़ हम लोगों ने दिए हैं ख़वातीन के लिए जो जबरदस्त। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहती और बिजनेस भी करना अच्छा, ये चाहती बड़ा हैं। अच्छा आइडिया है कि घर का खाना जो हॉस्टल में लोग रह रहे हैं, जो बच्चे रह रहे हैं, या ऑफिस में आपको Offices खाना से नहीं हैं, मिलता हाँ जी, तो आप बिल्कुल। पहुंचा सकते हैं घर बिल्कुल। का खाना। घर ये का बड़ा खाना। जबरदस्त आइडिया है। रोशन, आपसे पूछना चाहूंगी, मैम ने बात की यूट्यूब चैनल पे आप अपना एक चैनल बनाइए और अपनी वीडियोस अपडेट करें जो आप काम करना चाहते हैं। तो जो अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वेबसाइट होना कितना जरूरी है और यूट्यूब चैनल पे आप कैसे खुद को प्रमोट कर सकते हैं? देखिए ना जी, जिस ब्रांड की जितनी ज़्यादा ब्रांडिंग, किसी भी इदारे की जितनी अच्छी ब्रांडिंग होगी जी। जो लोग हैं, जो उसके कंज्यूमर्स हैं, उसके अंदर उतनी उनकी इमेज अच्छी होगी। अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल ऐप है, वेबसाइट है, आपकी कंपनी प्रोफाइल कंप्लीट है, आपसे कोई पूछता है आप क्या करते हैं तो आप अपनी प्रोफाइल भेजते हैं, ठीक है। अभी स्टूडेंट से कोई पूछ ले कि आप क्या करते हैं तो उसके पास जो सीवी होती है वो भी किसी की कॉपी करके सिर्फ नाम बदलना वो जरूरी समझते हैं, बाकी उसके अंदर क्या होगा वो किसी को भी नहीं है सच पता। तो आप सीवी बनाना भी सिखाते हैं? सीवी बनाने सिखाने के लिए वी हैव सम पर्सनालिटीज जो कि इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। आप सीवी बनाना सीखे, बल्कि सीवी बनाएं। आप अपनी अगर अपनी सीवी ही नहीं बना सकते तो हाउ यू कैन गेट अ जॉब, ठीक है। तो उसमें मैम ने अभी बात की, तो अभी वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात हो रही थी, तो गुज़िश्ता दिनों हमने एक इवेंट कराया था, उसमें हमने फॉर्मर प्रेसिडेंट WCCI को बुलाया, मिस फायजा अमजद को जो है। तो उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी बेटी को ना कोई चीज़ देती हूँ और कहती हूँ यू हैव टू सेल इट, अच्छा, ठीक है। और अगर आप इसको सेल करें, आप अपने कजन्स में कर लें, अपने भाइयों को बेच लें, मुझे ही बेच लें चाहे, बट यू हैव टू इन्फ्लुएंस दैट कि आई विल सेल इट। तो सेलिंग इज अ बेस्ट थिंग कि आपके पास सेलिंग सर्विसेज होनी चाहिए, आपको ये स्किल्स होनी चाहिए बेचने की। फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू देने गए हैं तो आप जॉब लेने गए हैं, तो अगर आपके पास सेलिंग की स्किल्स नहीं है तो आप इंटरव्यू विन नहीं कर सकते, आपको वो जॉब नहीं मिलनी। तो वो इन सारी बातों में आपका जो अहम वो सवाल था वो मेरा ख्याल आगे पीछे हो गया। आप दोबारा नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि वेबसाइट बनाना कितना जरूरी है? हाँ जी, वेबसाइट बनाना बहुत ज़रूरी है। और यूट्यूब चैनल्स की अगर बात करें, मैम ने बहुत अच्छी बात की है। अब मैंने ना कुछ जनूबी पंजाब को समझा जाता है कि बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, वहाँ के लोगों में शायद आइडियाज़ नहीं है, वहाँ के लोग शायद स्किल्ड नहीं है, जनूबी पंजाब को लिया जाता है। पता नहीं कौन समझते हैं बहुत नहीं, टैलेंट है तब सिंगिंग मैं- के लिहाज से। अगर आप तालीम की बात करें, शायर की बात करें, सूफिया कराम की बात करें तो बहुत। तो जनूबी पंजाब में कुछ लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट। उन्होंने पंजाबी इंट्रोड्यूस किया यूट्यूब चैनल के ऊपर, लोग देखते हैं, वो फनी वीडियोस बना रहे हैं, वो चल रही हैं। ये बड़े जबरदस्त ideas हैं। यूट्यूब बेस्ट टूल है, वाकई बेस्ट टूल है। यंगस्टर्स भी अगर अपने आप को यूट्यूब चैनल्स की तरफ लाते हैं और उसके ऊपर पूरा काम करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम अपने काम को ना जॉब समझ के नहीं करते, जॉब और जॉब को हम जॉब समझ के करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा कि अगर मैं जॉब पे हूँ तो मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर मेरा कोई करीबी से करीबी रिश्तेदार की डेथ हुई तो शायद मुझे कोई छुट्टी मिल जाए, Otherwise या मेरे कोई करीबी किसी कजन की शादी है तो शायद छुट्टी मिल जाए, अदरवाइज ये नहीं होगा कि मैं जा रहा हूँ। आप अपने काम को भी जॉब समझ के ही करें। ठीक है। आपको वो 12 डेडिकेशन टू योर वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल। आप ये सोचें कि अगर मैं अपने काम में 12 घंटे नहीं दिए तो मुझे यहाँ से निकाल दिया अच्छा, जाएगा। वैसे रोशन कहा जाता है कि जब आप कहीं काम कर रहे होते, जॉब कर रहे होते, तो वो कह रहे होते हैं कि भाई इसको अपना काम समझ के कीजिए। तो आप कह रहे हैं जो अपना काम होता है इसको जॉब की तरह कीजिए। बिल्कुल, जॉब से मुराद है कि आप पंक्चुअलिटी हो आप में, आप टाइम को फॉलो करें, हाँ, आप 12 घंटे डेडिकेटेड काम दे, जॉब पूरा जॉब टाइम करें। असल में अपने काम को हम ढीला छोड़ देते हैं। इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो अपने नौकरी या जो भी काम आप कर रहे हैं उससे बीइंग फेथफुल। Yes. एक Very इदारा है नस्पाक, नेशनल इंजीनियरिंग बिल्कुल। सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। मैंने वहाँ
30 साल गुजारे हैं। अच्छा माशाल्लाह। और मैं एक प्रिंसिपल इंजीनियर की हैसियत से गया था और रिटायर्ड हुआ एज मैनेजिंग डायरेक्टर। हर एम्प्लॉय ये नहीं देखता कि बॉस उसे चेक कर रहा है या नहीं कर रहा, खुद ही एक ऐसी फ़ज़ा पैदा हुई है कि आप जानतदारी से काम करते हैं। मेरी पोस्टिंग हुई थी सऊदी अरब में रियाद में एस GM। सो वो जो 6 साल मैंने गुजारे उसमें बस वक्त 24 घंटे काम करना पड़ता था। एक प्रोजेक्ट था सैम्पल हाउसिंग सर्वे ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, 6 बड़े शहरों में हमने हाउसिंग का सर्वे करना था। और वो कुछ दौर ऐसा था जब हम फील्ड में सऊदीज़ को और पाकिस्तानीज़ को भेजते थे टू कलेक्ट डेटा। सो और कंप्यूटर पे उसे रियलाइज़ करना, तो हम 24 घंटे काम करते थे। सो वो ये नहीं कि हमारे मॉनिटरिंग हो रही है, ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो खुद ही एक एनवायरनमेंट बन गया, एनवायरनमेंट बन गई थी। सो जैसे मैडम ने कहा, रोशन साहब ने, कि आप अपने काम को उसी तरह दयानतदारी से करें जैसे कहीं आप एम्प्लॉयड हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। बिल्कुल, वो करेंगे तो बेहतरी होगी। बेहतरीन बात की है कि आपको फेथफुल होना चाहिए अपने काम के साथ, चाहे वो आप अपना बिजनेस करें या किसी के पास जॉब करें। और अगर आपसे बात की जाए तो आप मुझे पहले बताइए कि पहली बार जब आप सेट पे गई एक्टिंग के लिए, पहला रोल एक सेट है, सीनियर्स काम करें, तो कैसा रहा आपका और कैसे बिहेव किया सीनियर्स ने आपके साथ? मेरे सीनियर्स ने तो काफ़ी अच्छा बिहेव किया और उन्हीं की मदद से मतलब मेरे में हौसला अफजाई हुई और मतलब मैं काम करने के काबिल हुई। और मैं सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, जोजी अली खान का, जिन्होंने मुझे प्रमोट किया। और मेरी फ्रेंड और मेरे एक और फ्रेंड है जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, कामरान, मैं उनका भी थैंक यू अदा करती हूँ, थैंकफुल हूँ। और पहले कंफ्यूज थी, मतलब जब अगर कोई आपको अप्रिशिएट भी घर से भी ना कोई करे, हाँ, तो मतलब इंसान को कुछ भी नहीं समझ आती, डबल माइंडेड हो जाता है कि क्या करे और क्या नहीं करे। फिर जब मुझे घर वालों की भी टेंशन और ऊपर से फिर मुझे कुछ और भी लोग तंग कर रहे थे, ना करो ये फील्ड अच्छी नहीं है, ये वो, तो लेकिन मेरे उस्ताद तो कैसा पाया आपने इस फील्ड को जब आपने काम किया? मुझे बहुत अच्छा लगा और बस घर वालों की टेंशन थी और मुझे किसी की टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो अगर सना आपसे पूछा जाए कि मॉडलिंग करने के लिए एक मॉडल की ग्रूमिंग कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। अगर ग्रूमिंग ना हो तो मतलब आप काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा कि डाइट कॉन्शियस हैं, क्या खाती हैं? क्योंकि एक मॉडल के लिए बड़ा जरूरी होता है कि आप मैं कुछ नहीं खाती मैं सब कुछ खा लेती हूँ, मेरे ख्याल कुछ भी नहीं करती, लेकिन बेटे को हम एडवाइस ये देंगे, अगर ये एक्टिंग में आना चाहती हैं तो पहले जो है जोर दें अपने लहजे पे, अपने प्रोनाउंसिएशन पर जी, क्योंकि जैसे खुद फरमा रही हैं कि हमारी विलेज बैकग्राउंड है, तो उर्दू बोलनी है अगर आपको तो लहजा दुरुस्त होना चाहिए, उस पे थोड़ा सा वक्त लगाएंगे तो बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे काम करना चाहिए। और जैसे कि सर ने पहले भी फरमाया कि सीखने का अमल जो होता है ना, वो रुकना नहीं चाहिए, आपको सारी उम्र चलता है, ऐसा ही है। और अगर बात करें रोशन से, रोशन क्या प्रॉब्लम्स हैं आजकल के स्टूडेंट्स की? क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो इन पे काम कर रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं, तो आप भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं और एक बेहतरीन स्टूडेंट रह चुके हैं, तो आप मुझे बताइएगा क्या प्रॉब्लम्स हैं? क्या जॉब के अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, स्टूडेंट का वो जो मसला है ना, ग्रास रूट से ही मसला है, वो खुद एक मसला है, वो खुद एक मसला है अच्छा ठीक है, क्योंकि उसे अपना ही नहीं पता, ठीक है, उसे अपना ही नहीं पता कि वो क्या करना चाहता है, कहाँ पे वो जॉब करेगा या वो एंटरप्रेन्योर होगा, अगर वो एंटरप्रेन्योर होगा तो कैसे होगा, ये सारी चीज़ें उसे नहीं पता। तो ये उसे कैसे पता चलेगी? मेरे ना कैफ़े में, यूनिवर्सिटी के कैफ़े में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई थी, हालांकि वो हर जगह पे लिखी होनी चाहिए, लेकिन वो कैफ़े में लिखी हुई थी। वहाँ पे लिखा हुआ था स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग। तो सबसे पहले तो आप ये कि करना शुरू कर दें, ठीक है, और करने के बाद आपको रास्ते मिलते जाएंगे। स्टूडेंट का सबसे बड़ा मसला ये कि वो सोचता ज़्यादा है, करने से पहले सोचता है, और अपना 4 साल तो वो सोचने में ही गुजार देता है। अब बाज़ औक़ात अक्सर हमें ये फिर देखने को मिलता है, यार ये आइडिया मेरा था, ये मैंने करना था, ये तो किसी और ने कर लिया, मेरा आइडिया चोरी हो गया। तो वो चोरी नहीं होता, बेसिकली आपको एक आइडिया दिया जाता है, अल्लाह की तरफ से एक आइडिया आपके माइंड में आता है कि आप इसको एग्जीक्यूट करें, ठीक है, क्योंकि अल्लाह को पता होता है आप ये कर सकते हैं, लेकिन आप वो इनिशिएटिव ना लेने की वजह से वो आइडिया नहीं करते, और 6 माह बाद 4 माह बाद वही आइडिया किसी और फॉर्म में आपको नजर आता है, तो फिर आप अपना सर पकड़ के बैठे होते हैं कि मेरा आइडिया था, कोई और कर गया। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप स्टार्ट लें, इनिशिएटिव लें, बहुत अच्छे सीनियर्स पढ़े हैं,
अब लोग आईटी बड़े बड़े आईटी एक्सपर्ट उठा के देख लें, यूट्यूब से वो पढ़ के आईटी एक्सपर्ट बन के बैठे हुए। यहाँ पे 15 लाख की डिग्री करके बच्चा उतना क्वालिटी वाला नहीं होता, वो इतना अच्छा प्रोग्रामर नहीं होता जितना वो यूट्यूब से सीख के वो जो बड़ा अच्छा छोटा सा बच्चा है उज़ैर रहमान, मैंने उसका इंटरव्यू किया, 7 साल की उम्र में उसने माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन हाँ, बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। तो वो 7 साल का बच्चा अगर सर्टिफाइड हो सकता है तो व्हाई यू कांट? आप हो सकते हैं अगर आप इनिशिएटिव लें, आपके अंदर सीखने की एबिलिटी होनी चाहिए, सीखने का क्रेज होना चाहिए। आप कहते हैं लेट्स से कि आपने एक करंट अफेयर के एंकर बनना है और आपसे पूछ लिया जाए कि 10 एंकर्स के नाम बताओ, तो आपको 2 के नाम ना आए, तो फिर इसमें किसी इदारे का या किसी इंडिविजुअल का कोई किसी कसूर नहीं। यूनिवर्सिटी का किसी कसूर नहीं। यूनिवर्सिटी का किसी इदारे का कोई कसूर नहीं। पहले आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। आपको डिसाइड करना है और एटलीस्ट उन लोगों को पढ़ना है जिन लोगों ने ये काम किए हैं ठीक है। कि क्या क्या चैलेंजेस थे। अब डिजास्टर से भागता नजर आता है स्टूडेंट को, थोड़ा सा मसला आ गया, यार नहीं हमारे से काम नहीं होना, तो ये इससे निकलना होगा तो स्टूडेंट प्रेशर नहीं ले सकते। मेरे साथ एक डिजास्टर का सामना हुआ, मुझे मेरी ना एक कंपेटिटर ने मेरे 10 लोगों की टीम उठा ली। ठीक है। ठीक है, वी वाज इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग समथिंग, तो वो पूरी टीम ही मेरे कंपेटिटर ने अच्छे पैसे दे के उठा ली। तो अब मेरे लिए वो बहुत बड़ा धचका था, मैं तो मतलब यहाँ से यहाँ गिरा। तो मैं अपने एक उस्ताद मोहतरम के पास चला गया, तो मैंने कहा सर मेरे साथ ये हुआ है। तो वो बड़ा स्माइल किया उन्होंने, आगे से बड़ा खुश हुए। तो मैंने कहा सर मेरे लिए तो ये बड़ा डिस्टर्बिंग है, मैं तो परेशान हूँ, आप हंस रहे हैं। तो कहते बेटा आप खुशकिस्मत हो कि डिजास्टर्स आ रहे हैं, डिजास्टर्स मेक्स यू स्ट्रांग। तो डिजास्टर से भागे ना, चीज़ों को फेस करें, स्टूडेंट जो है वो शुरू करें, बिल्कुल। और जो चीज़ शुरू करें उसका पता होना चाहिए आउटकम क्या होगा। मतलब कि होमवर्क करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया की जितनी भी बड़ी जंगें हैं वो पेपर और स्ट्रेटजी से लड़ी गई हैं। ऐसा ही ठीक है, और इफ यू हैव अ स्ट्रेटजी तो आप किसी से हार नहीं सकते। इफ यू हैव अ गुड प्लान, इफ यू हैव अ गुड प्लानिंग, तो जो एग्जीक्यूशन है वो 30% है, एग्जीक्यूशन फेज इज 30%, 70% आपकी प्लानिंग है कि आप उसको कैसे करते हैं। इसीलिए जो लोग सोचते हैं कि हमने ये अहदाफ हासिल कर रहे हैं, तो वो अगर प्लानिंग उनकी अच्छी है उसी तरीके से वो एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कर लेते हैं उसको अचीव। अच्छा, अगर आप क्योंकि एक कंपनी में हैं और आपके साथ टीम एक काम कर रही है, अगर मैं बिहेवियर्स की बात करूं, क्या टीम के साथ एक लीडर का जो एक बिहेव है और एक कंफर्टेबल जोन है वो कैसी होना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए एक एम्प्लॉय को अपने लीडर के साथ और एक लीडर को अपनी टीम मेंबर्स के साथ? देखिए ना जी, लीडर की जो लीडर की काफ़ी डेफिनेशन है। एक जो मेजर डेफिनेशन है वो ये है कि जिनको लोग फॉलो कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस होकर उनसे, वो लीडर्स होते हैं। ठीक है। तो आप किसी कंपनी में किसी भी पोजीशन पे हैं तो यू कैन बी अ लीडर। ठीक है, यू कैन इन्फ्लुएंस समवन। फॉर एग्जांपल एक बंदा सीईओ है कंपनी का, तो अचानक से वो गायब हो गया, उसको एक रास्ता भूल गया, तो अचानक से एक अगर वहाँ का ऑफिस बॉय उसको रास्ता याद हो, तो पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग दैट पर्सन। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि लीडरशिप इज नॉट पावर, लीडरशिप इज बेसिकली इन्फ्लुएंस। वो जो भी करता है वो लीडर होता है। ठीक तो बिहेवियर जाहिर बात है मैटर करते हैं। आप जब किसी के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको उसका बिहेवियर नहीं पता तो आपकी टीम टूट जाती है। आपको बिहेवियर पता तो सम टाइम आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, यार इसकी इस बात पे जो है ना मैंने वो ऐसा रिएक्शन नहीं देना। ठीक है। तो सम टाइम हम रिएक्शनरी हो रहे होते हैं, वो इस वजह से हो रहे हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं होते हम। इमोशनल इंटेलिजेंस को पढ़ाया भी बहुत कम जाता है, हम बुक्स भी नहीं पढ़ते। बिल्कुल। तो अगर हम बुक्स पढ़ें, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर जो किताबें हैं, लीडर्स की ज़िंदगी को पढ़ें, तो हम इजीली इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि हमने लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है। और अगर आप लोगों के साथ बिहेव करना सीख जाएं, और ये बेसिकली कोई 56-57 इमोशंस होते हैं, ओवरऑल जो इमोशंस की तादाद है वो 56-57 है, तो आपको ये यूज़ करना आ जाए कि कौन सा इमोशन कौन सी जगह पे यूज़ करना है, तो नोबडी कैन बीट यू, नोबडी विल लेफ्ट यू। ठीक है, तो आप उसको मैनेज कर लें। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी एक कंपनी में काम किया, 30 साल काम किया, काफ़ी लोग आपके साथ काम कर रहे थे, जूनियर्स भी, तो एक बिहेवियर जो होता है वो कितना मैटर कर रहा होता है एक सीनियर के साथ और एक जूनियर का? जी, एक कम्बिनेशन होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रांग होना, ठीक है, उसमें तो मैनेजमेंट कैपेबिलिटी आ जाती है जी, और दूसरा इमोशनल इंटेलिजेंस का, क्योंकि लीडरशिप के भी कई पहलू है, लर्निंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, ट्रस्ट, बिल्कुल, और कुछ और फैक्टर्स ये हो तो अच्छा लीडर बनता है। ईच वन ऑफ फर्स्ट कैन बी अ गुड लीडर। और किसी कंपनी में को कंट्रीब्यूट करने के लिए टेक्निक्स भी है, क्वालिटी सर्कल्स बने हैं, ग्रुप्स बने हैं, मीडियम लेवल पे, लोअर लेवल पे, टॉप लेवल पे, वो एक दूसरों की सुनते हैं
जी। ये नहीं कि मैं मीटिंग में जाके जो मैंने कह दिया वही हरफ आखिर है, नहीं, नहीं। यू हैव टू लिसन एंड गिव एंड कन्विंस अदर्स एंड गेट कन्विंस्ड, बिल्कुल फिर ही एक फजा अच्छी लीडरशिप की पैदा होती है। बिल्कुल। और सर अगर आपकी सिंगिंग के बारे में बात करें, माशाल्लाह से इतने अरसे से आप गा रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में भी परफॉर्म किया होगा, कोई एक ऐसी कंट्री जहाँ परफॉर्म करके आपको बहुत अच्छा लगा और आपको याद है आज भी? मेरे काम के सिलसिले में या जब मैं छुट्टी पे बाहर जाया करता था तो मेरी ऑटोमेटिकली कॉन्सर्ट्स लोग करते थे जी। फर्शी महफिलें भी और स्टेज शोज़ भी। अमेरिका में भी किए हैं, इंग्लैंड में तो बहुत ज़्यादा किए हैं क्योंकि मेरी तालीम भी इंग्लैंड की है, और उसके अलावा मिडल ईस्ट में, खलीज में ख़ास तौर पे, कतर में, कतर की महफिल बहुत अच्छी थी। वहाँ पाकिस्तान आर्ट सोसाइटी है, अदील अकबर साहब चलाते हैं। इसी तरह मैनचेस्टर में साबर रसा और बासिर काज़मी, ये पाकिस्तानी मुखय्यर हजरात हैं जो पाकिस्तानी शोरा और गुलकारों को इज़्ज़त देते हैं। अमेरिका में डैलस में सैयद यूनुस इजाज़ हैं, फॉर एग्जांपल, इज़ अ वेरी गुड पोइट एंड गुड फ्रेंड, और इसी तरह ह्यूस्टन में जी। तो बेहतरीन महफिल इंडिया में भी मैंने परफॉर्म किया है। जी। बॉम्बे में ख़याम साहब की मैंने एक एल्बम की थी जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, मुराद जान के मौसीकार थे। तो 10 गज़लें उन्होंने मेरी कंपोज की। मैंने कहा था मेरे शायर पाकिस्तानी होंगे, प्रॉपर्टी मेरी होगी, वो फिर मोहम्मद अयूब ओरिएंटल स्टार एजेंसीज बर्मिंघम ने सीडी, ऑडियो सीडी रिलीज़ की थी। सो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मेरा ओवरसीज सिंगिंग का, और अब भी वहाँ लोग गज़ल और गीत सुनना बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल। अनलाइक हेयर, यहाँ भी लोग कहते हैं जी कुछ चंगा गज़ल गाने वाला पैदा नहीं होया, कुछ चंगी गज़ल नहीं सुनी, बट फ्रॉम देयर हार्ट्स ऑफ हार्ट्स ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी वो उसको प्यास है इस किस्म की कि अच्छा को नगमा, अच्छी को शायरी वो सुनी जाए। बिल्कुल। लेकिन जहाँ थोड़े से वो बखील हैं वो है कि आर्टिस्ट को पैसा नहीं देते, वो आर्टिस्ट को वाह पैसा वाह नहीं करके चले जाएंगे। 5 पाउंड जेब से निकालना एक जो मुश्किल हो जाता है से उनके लिए। मुतरादिफ है। खैर मे भी शायद उसमें हमारी मार्केटिंग अपनी जो है वो लूज होती होगी। सो जी बिल्कुल ठीक हो गया। तो आपने कोई एक कंट्री का नाम नहीं लिया अभी तक? मैंने बर्मा में जावेद हफीज साहब थे एम्बेसडर, तो 98 में जो उनका 14 अगस्त का फंक्शन था उसके लिए मुझे बुलाया था, या 23 मार्च का, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो 4 दिन महफिलें रहीं। 4 दिन। उस वक्त बर्मा को म्यांमार कहा जाना शुरू हो गया था, और रंगून को रंगून का नया नाम जो है यांगोन, YANGON। सो जो मुझे याद है वहाँ की कोयल की कूकू, ग्रीनरी, पगोडास, और ग्रीन और रिवर्स और बुद्ध मत के जो होते हैं टेम्पल्स, वो पाकिस्तान एम्बेसी का एक अफसर मुझे पूरा बर्मा फैला के आया था। जी। बर्मा में एक चाइना ने बहुत बड़ा जैसे लम्बरा आर्ट सेंटर है, हॉल बनाया, लेकिन वो उसकी कैपेसिटी 12,000 की थी। 12,000 की। 10,000 नीचे बैठते थे, 2,000 गैलरी में। तो मेरी कॉन्सर्ट जो उन्होंने करवाई, वहाँ का जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था वो चीफ गेस्ट था, मैं हैरान हो गया। चुस्त पायजामा और कुर्ता पहने हुए लोग नस्तालिक किस्म के सैकड़ों में वहाँ मौजूद थे, और बाहर भी नीचे वो चांदनी और गाँव तक की बिछा के बैठ गए, और फरमाइशें भी बहादुर शाह जफ़र से कम नहीं थी। अब अल्लाह वो सुना दीजिए, लगता नहीं है अजीब मेरा यार। सो PTV जो थी वो उस वक्त बहुत देखी जाती। मेरा PTV का आपको पता है कि एक दफ़ा हम गाना गाते थे और फिर गाया और वो वॉश आउट हो गया, ऐसे ही है। लेकिन उनको याद होता था, उनको याद होता था। सो मैं, एक तो मसला था म्यूजिशियंस मुझे वहाँ ट्रेन करने पड़े, 2-3 दिन रिहर्सल करके लोकल्स इस काबिल हो जाऊँ कि तबला और बाजा और दूसरे बांसुरी वगैरह मेरे साथ संगत कर सकें। सो वो महफिल 6 बजे शुरू हुई, रात 12 बजे तक, जब तक मेरी गला बंद नहीं हो गया उन्होंने मुझे नहीं रोका।
सो दैट वाज मेमोरेबल इवनिंग। जबरदस्त, मतलब 6 बजे से लेके 12 बजे तक आप गाते थे। फिर अगले 3 रोज वहाँ, एक रोज वहाँ मेमन बरादरी है, उनका अलग एक बिल्डिंग है, जी 4 मंजिला इमारत है जिसमें लाइब्रेरी है, मेमन लोग इकट्ठे होते हैं, कोई क्लब है उनकी, और कुछ दूसरे हजरात। ये वो लोग हैं जो प्री पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया के दौर से वहाँ शिफ्ट हुए हुए। सो पाकिस्तान की एम्बेसी बहुत अच्छा काम कर रही थी। और मुझे याद है मैंने जावेद हफीज साहब से पूछा कि आप कौन सा बिजनेस यहाँ पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर रहे हैं। कहने लगे मैंने मेडिसिन्स का कर लिया। मेडिसिन, जो हम मेडिसिन्स बनाते हैं यहाँ हम export कर जबरदस्त सकते जबरदस्त। बिजनेस की बात हो रही है तो जी जी प्लीज। 20 सेकंड दीजिए। सर ने मार्केटिंग का जिक्र किया, तो मार्केटिंग का जिक्र करना इस वजह से भी ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स का भी आपने मेरे से सवाल किया था, तो जी। स्टूडेंट का सबसे बड़ा मसला एक ये भी है कि वो बताते नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पे अगर स्टूडेंट काम कर रहे हैं तो वो अपने बिजनेस कार्ड बनवा ले, बिल्कुल वो लोगों को बताए जी मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ, इफ़ यू हैव वर्क तो आप मुझे बताइएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि हम बताते नहीं हैं। और दूसरा ये कि हम किसी से कुछ पूछते भी नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक असूल बनाया था, मैं जब बहुत परेशान हो गया या मैं कहीं ज़िंदगी में फंस गया तो मैंने सोचा कि या तो मैं अपने सीनियर नूब से आस्क हेल्प वाला कॉन्सेप्ट करूँगा उनके साथ। अगर मैं कहीं प्रोफेशनली या फाइनेंशियली या कहीं भी फंस गया हूँ तो मैं अपने किसी सीनियर के पास चला जाऊँगा कि सर मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, तो मैं फंसे Help रहने से कीजिए। बेहतर है कि मैं इससे निकल जाऊँ। ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन तय कर लेना और वो सारी चीज़ें, मैं इससे निकलना चाहता हूँ। ठीक है। आप मुझे बताएं कैसे निकलूं। और अगर नीचे वाली लूप से, जूनियर लूप से कोई मेरे पास आ गया है तो मैं फर्ज समझता हूँ अपने ऊपर के आई विल सपोर्ट हिम, वो फाइनेंशियली हो, वो प्रोफेशनली हो, जो मर्जी हो। ठीक है। तो बेसिकली ये है कि हमें जो काम कर रहे होते हैं हमें सीनियर लोगों को बताना चाहिए ताकि कि हमें एक तो रहनुमाई मिले, दूसरा हमें काम मिले। अच्छा रोशन, आप प्रोग्राम से पहले जिक्र कर रहे थे कि बच्चों का कॉन्सेप्ट होता है कि जो सीनियर होते हैं वो आपको हेल्प नहीं करते, तो क्या आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, आपके सीनियर्स ने आपको हेल्प की? देखिए जी, बाज़ जो बुजुर्ग हैं वो कुछ हैं इस तरीके से सोचते हैं, इट मैटर्स, ये है, मौजूद है कॉन्सेप्ट। नहीं सिर्फ जो हाँ जी, बुजुर्ग है वो वो बहुत सोचते हैं। बुजुर्ग लेवल है, वो शायद ये सोचते हैं कि शायद ये नौजवान है, एनर्जेटिक है, मेरी कहीं पोजीशन ना ले जाए। अच्छा, इट हैपन्स, ये लेकिन है। मैंने तो बहुत लेकिन अपने फेलोज को, अपने आने वाले लोगों को देखा है, वो भी इसी तगदों में पड़े हुए हैं कि कहीं मेरी जगह कोई ना ले ले या हाँ, मेरी नहीं, मैं सीट अब को- इसका बताता हूँ ना आगे। अच्छा। और लेकिन मैं अगर अपनी जिंदगी को देखूं थ्रू आउट, ये जो 4 साल का जो मेरा वर्किंग Experience है आपका, एक्सपीरियंस जी। है, तो मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि लोग आपको सपोर्ट करते हैं। करते हैं। मैं जहां भी फंसा हूं मेरे सीनियर्स ने मुझे सपोर्ट किया है, ठीक है। मुझे अप्रिशिएट किया। मुझे आज भी याद है, मेरे बाद सीनियर्स मुझे इतना अच्छा इंट्रोड्यूस करा देते थे, मैं घर जाके दरवाज़ा बंद करके कमरे में बैठ जाता था कि मेरा तो इतना अभी कैलिपर ही नहीं है जितना इन्होंने किसी सीनियर बंदे के सामने इंट्रोड्यूस करा दिया, ये जी गिलानी साहब है, इनका ये काम है, ये वो करते हैं, फलां करते हैं। बिल्कुल। तो कभी कभी मैं वैसा कर भी नहीं रहा होता था। अच्छा। तो मैं घर ये आके जो है ना अच्छा, एलिमेंट, ये दोनों मौजूद हैं। दोनों मौजूद हैं। दोनों मौजूद। मतलब कुछ सीनियर्स उनको खतरा हो जाता है। हाँ जी, मतलब आप एक जॉब पे हैं और आपसे एक स्टेप ऊपर सीनियर है, जी। आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है। ओनर्स को या मैनेजमेंट को ज़्यादा पसंद है, वो कोई ना कोई फिर वहाँ पॉलिटिक्स चला के आपकी छुट्टी कराने की कोशिश करते हैं। एक ही एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट ये है, जैसे मौसीकी में है कि असातिज़ा सवाए अपने बच्चों के और किसी को ज़रा परहेज ही करते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि जो हमारी क्लासिकल मौसीकी है जी। वो जवाल पजीर है। सही बात। सिर्फ इसी वजह से एक वजह ही। एक वजह है। अच्छा, दूसरा मैंने आपको ताई और मिरासी की डिवाइड जो है वो बताएं। वो वजह है। ये सिर्फ हमारे मुल्क में है और नहीं कहीं। और कहीं नहीं है। क्योंकि इंग्लैंड में और इंडिया में मैंने देखा है सैकड़ों बच्चे सीख रहे होते हैं एक ही जी। उस्ताद से। यहाँ भी मैं नहीं कहता कि सब ऐसे हैं, लेकिन ये एक एलिमेंट है। सब और different लोगों के experience होते हैं ना, एक ऐसा situations मौजू होते है, इस पे एक अलहदा आपका मॉर्निंग शो। हाँ, जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा होना और चाहिए। यंग एंटरप्रेन्योर्स ना अक्सर फंसे हुए नजर आते हैं उलझनों में और टेंशन्स में, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर्स आ रहे होते हैं। यंग एंटरप्रेन्योर्स, नए टैलेंट्स और ऐसे लोग हैं जी, जो बिल्कुल। वो बहुत ज़्यादा उलझनों का शिकार होते हैं। तो मैं भी जब कभी उलझन का शिकार होता हूँ तो मैं एक दुआ के साथ मैंने ना अपना करीबी रिलेशन बना लिया। ठीक है। तो वो मैं दुआ हमेशा पढ़ता हूँ, रब्बी शराली सदरी व यस्सिरली अमरी व लुक़्ततम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कि मैं फिर अल्लाह से मुखातब हो गए मैं कहता हूँ कि बिल्कुल। अल्लाह पाक मेरे काम को आसान कर दो, एक तो ठीक है, दूसरा मेरा सीना खोल दे,
ठीक है। तो जब मैं ये काम आसान करने की बात पे आता हूँ तो मुझे ना कोई डायरेक्शन मिल जाती थी। अच्छा। मैं इस दुआ को बहुत पढ़ता हूँ और मैं समझता हूँ, और मैंने तो ये भी सोचा हुआ है कि ये दुआ जो है ना स्पेसिफिकली एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनी है। अच्छा, ठीक हो गया। वैसे ये सबके लिए, लेकिन जहाँ वो सूट कर जाए तो वो उनको लगता है कि उनके लिए। सर, आपने जिक्र किया कि हाँ, दोनों सिचुएशंस होती हैं, लोगों के मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होते हैं, कईयों को सीनियर्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे होते हैं, कुछ लोगों को नहीं कर रहे होते। सर, बहुत सी सीनियर्स को भी ये एक शिकायत होती है कि जो हमारे जूनियर्स हैं ना, उनमें अदब नहीं है, चाहे वो एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो, सिंगिंग हो या कोई भी बिजनेस हो। तो ये मैंने अक्सर लोगों से सुना है। ओवरनाइट आप स्टार बनने की बात करें या ओवरनाइट उस पोजीशन पे पहुंचने की कोशिश करें जो सीनियर ने एक उम्र के बाद, मेहनत के हाँ, बाद बिल्कुल। और अपनी जद्दोजहद के बाद हासिल की है, तो वो फिर मसला खराब। फिर मसला होता है। चलिए सर, गुफ्तगू तो हम कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे आपकी खूबसूरत सी आवाज़ में आपकी खूबसूरत सी गज़ल भी सुनिए। जी ज़रूर, ये डॉक्टर सफ़ी हसन का कलाम है जी। और मौसीकार मुजाहिद हुसैन। गुफ्तगू का सब जब गा रहे होते हैं ना, हम सब यूँ देख रहे थे। ये राग एमन में है, वो बहुत बड़ा राग है। ये कुछ राग ऐसे जो शाम के हैं, रात के, दरबारी, एमन, बिहाग, उसमें कोई भी धुन कंपोज की जाए दिल को लगती है। मेरे ख्याल ये राग ऐसा है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्यून्स हैव बीन कंपोज्ड, नॉन फिल्म और फिल्म। मैम से पूछना चाहेंगे, माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त बिजनेस कर रही हैं, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं मुश्किलात भी होती हैं, अब बाद में भी होती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जब आपने आगाज़ किया, स्टार्ट लिया, एक टीम बनाई, तो कौन सी ऐसी मुश्किलात थी जिन्हें आपने फेस किया? जब मैंने नया अपना ये बिज़नेस शुरू किया था, तो सबसे जो परमिशन मिलना एक फैमिली से, अच्छा, तो वो यूजुअली मेरा ख्याल है कि है पाकिस्तान में थोड़ा सा अच्छा, ना थोड़ा सा खवातीन है। को इस तरफ आना। हाँ जी, उसमें क्योंकि फैमिली उनको ख़वातीन सपोर्ट करे। में बहुत टैलेंट है, बहुत है। बिल्कुल। मतलब मेरी अपनी वाइफ वो जितनी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर है, बिल्कुल, मैं यही तो कहने मैं वाली उसे यही थी। कहता हूँ, काश तूने अपना कोई काम शुरू किया होता। जी। वो घर में हर चीज उसको Well organized, ये systematically problem है, रखती ये हैं problem है, ख़वातीन, हाँ। ये मुरम्मत होनी है, ये सौदा लाना है, ये बच्चों को पिकअप करना है, छोड़ना, जी, जी। ये ऑर्गेनाइज, बिल्कुल। वेरी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर। बिल्कुल। और पाकिस्तान में सिर्फ बैंकिंग या मेडिसिन में लेडीज हैं, बाकी फील्ड्स में भी आ रही हैं, लेकिन उस तादाद में नहीं जैसे कि वेस्ट में या वेस्ट दूसरे में होती ममालिक हैं। में। तो बिल्कुल। मैं बस जब तक- अप्रिशिएट करता हूँ कि जी। आपने ये कदम उठाया, बीइंग Thank you so हाउसवाइफ, much. यू आर डूइंग Thank इट you वेल। so much. प्लीज। जी बिल्कुल, वही मैं कह रही थी कि खवातीन घर में जो इतना वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम उन्होंने रखा हुआ, दे कैन डू आल्सो बिजनेस, और बड़े अच्छे तरीके से कर सकती हैं। बस मुझे जो मेन प्रॉब्लम थी ये कि मेरे जहन में ये था कि लोग जो हैं इस एक ब्रांड के ऊपर उनको लेके आना, ये मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि अच्छा, वो शायद मुश्किल इस पे लग यहाँ पे आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक रहा, सारे क्लाइंट्स ने जबरदस्त। बहुत क्वालिटी को Appreciate बहुत किया। पसंद किया, अप्रिशिएट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ पर रोज़ हमारे जो कस्टमर्स हैं, रूबी क्लाइंट्स जी, की तादाद में इजाफा हो आप रहा है। वेंडर के साथ काम करिए, मुख्तलिफ जो आपको बकरे, चूजे सब कुछ ला के भी दे रहे होते हैं, जिनके साथ आप काम कर रही होती है, तो कभी उनकी तरफ उनको टैकल करने में कभी कोई मसला हुआ या कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं? प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनके अपने थोड़े से इश्यूज होते हैं। अच्छा। कुछ सप्लाईज टाइम पे नहीं दे रहे होते, या अच्छा। इस किस्म के इश्यूज होते हैं। लेकिन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो जबरदस्त। वो सप्लाई चेन को थोड़ा सा वो फिर देख अभी लेते हैं आप मेरे इंजॉय साथ। कर रही हैं अपने बिजनेस जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपना बिजनेस संभालते हुए। आपको मुबारक और हो, आप मॉर्निंग कॉफी पार्टीज की वबा से बच गई हैं। जी, आपको मुबारक हो हमारी तरफ से, हम सबकी तरफ से। और अगर मैं बात करूं आपके वुमेन चैम्बर की, वहाँ पे प्रॉपर एक इलेक्शन होते हैं, एक प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया जाता है और वाइस प्रेसिडेंट किया जाता है। अभी इलेक्शन भी हुए, एक आपकी जबरदस्त सी एक प्रेसिडेंट भी बनी है। जी, जी, तो बिल्कुल। वहाँ पे जो लोग काम करना चाहते हैं, अभी तक पार्ट नहीं बने इस चैम्बर का, उन्हें क्या करना चाहिए और वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो मैं ख़वातीन से कहती हूँ कि हमारे चेंबर की जो है वो मेंबरशिप लें, रजिस्टर करवाएं अपने आप को वहाँ पर। और मेंबरशिप फ़ी भी हमारी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, एनुअली हम लोग देते हैं तकरीबन 2000 पे करना होता है, दैट इज़ नथिंग, आई थिंक एवरी कैन अफोर्ड इट। जी, तो उसमें यह कि ख़वातीन पहले रजिस्टर हो यहाँ पे, वुमेन चैम्बर की पार्ट बने, उसके बाद सारी गाइडलाइंस हम लोग हर तरह से उनको सपोर्ट करते हैं। जबरदस्त। कि बैंक से अगर किसी को फाइनेंशियली कोई सपोर्ट चाहिए तो उनको पूरी गाइडलाइन देते हैं कि किस तरह बैंक से अपने कर्जा ले सकती हैं।
और उसके अलावा भी किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, मुख्तलिफ जो गवर्नमेंटल जो इंस्टीट्यूट हैं, अदारे हैं जो उनको हेल्प आउट कर सकते हैं बिज़नेस को अपने फ्लॉरिश करने में, तो सारा हम लोग उनसे उनके कॉन्टेक्ट करवाते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स उनको देते हैं, फलां जगह पे आप जाके फलां उनसे हेल्प ले सकते हैं। अच्छा रूही जी, एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि जब एक खातून काम करना शुरू होती है, चाहे वो जॉब हो या अपना बिजनेस, तो वो अपने घर की जिम्मेदारियां इतने अच्छे से नहीं पूरी कर पा रही होती, तो आप कैसे मैनेज करती हैं अपने घर को और अपने बिजनेस को? देखें जी, ये जो है मेरे ख्याल में इतना जब आप सोच लेते हो कि आपने डिटर्मिन्ड होते कोई काम करना है आपने, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक स्केड्यूल मेरे ख्याल में बना लेना चाहिए। आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, प्रायोरिटीज़ आपकी होनी चाहिए कि आपने सबसे प्रायोरिटी पे कौन सा काम रखना है। ऑब्वियसली मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, उसके लिए मैंने सारा अपना स्केड्यूल बनाया हुआ है, उसमें अपने बच्चों को भी मैं इग्नोर नहीं करती हूँ और उसके अपने बिजनेस के लिए भी एक प्रॉपर टाइम निकालती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको अच्छे से कर लेती हूँ। बिल्कुल रोशन, टाइम मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है? टाइम मैनेजमेंट इज़ की। मैं अगर कभी किसी जगह रुका रहा तो मैंने जब गौर किया, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं लोगों से टाइम लेके पहुंचता नहीं था। पहुंचते नहीं शुरू में अपने काम के शुरू में ना। आज आप पहुंच जाएंगे तो टाइम से। फिर मैंने सोचा कि ये गलती तो इतनी बड़ी है, इसने मुझे बड़े नुकसान पहुंचाए ना। मतलब मेरे बड़े बड़े रिनाउंड लोगों के साथ रिलेशन से जो ख़राब हो गए, मैंने उनको टाइम दिया और मैं नहीं पहुंचा। तो फिर जब मैंने इसको रैप अप किया तो मैंने कहा नहीं, आइंदा नहीं। तो फिर अब मैं तकरीबन टाइम पे पहुंच जाता हूँ। तो अगर कभी नहीं भी पहुंचता तो उसके पीछे कोई सॉलिड रीजन होगी, एवं ही कोई बात नहीं होगी कि मैं जान और ये जो वीआईपी मूवमेंट है या श्रीलंका टीम आई हुई है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो मैं बहुत ज्यादा रश मिलता है। हाँ बिल्कुल, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से कुदरती है बात है, वरना वक्त की पाबंदी, पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ज़बरदस्त। सना, आप बताइए, क्या आप वक्त पे अपने सेट पे पहुंच जाती हैं जब आपका शूट हो या आप ड्रामे के लिए जो एक्टिंग कर रहे हैं? बिल्कुल, शुरू में ज़रा मुझे मुश्किलात हुई, मतलब मुझे टाइम की पाबंदी नहीं थी कारी, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी मतलब अब आपने सीख लिया है टाइम पे, लेकिन अब मैंने सीख लिया अपने सीनियर से। जैसे कभी सर बात कर रहे थे कि हर बात में कोई टीचर होना चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई बात सीखने के लिए टीचर का होना लाजमी है। इसी तरह मेरे सर पे पहले कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन अब मेरे सीनियर्स ने मुझे सिखाया है टाइम टेबल, सारी चीज़ें, और आगे आगे मैं मजीद सीख रही हूँ। उस्ताद मोहतरम का बड़ा अहम किरदार है जी आपकी ज़िंदगी में। आप जिस भी फील्ड में जाएं तो अब आपने अपने उस्ताद बना लिए हैं। बिल्कुल, इस फील्ड में भी, एक्टिंग में भी जी। तो आपके फेवरेट एक्टर कौन है? मेरी अंजुमन साहिबा आपकी फेवरेट हैं जी। और अभी जो नई एक्ट्रेसेस हैं उनमें से किसी की एक्टिंग देखी आपने, मूवी देखी किसी की? जी बिल्कुल मैंने देखी, उनमें से मेरी है ये आशा है, आयशा खान जी बिल्कुल। अच्छा, और इसके अलावा मायरा खान है। मायरा खान जी, ये मेरी फेवरेट। सर सिनेमा का रिवाइवल हुआ है, मूवीज़ बनना शुरू हो गई। एक वक्त आया था जब बिल्कुल हमारी फिल्म इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? नए लोग आए हैं, नई एक्टिंग सिंगर भी नए आ चुके हैं अब तो। बहुत खुशाइन बात है जी, लेकिन इसमें एक मनफी पहलू तो नहीं कहूँगा, शिफ्ट हो गया है काम सब कराची में, क्योंकि कराची में जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं वो ड्रामा प्रोडक्शंस को इनकरेज करते थे। जी बिल्कुल, करते हैं, तो वही छोटे ड्रामे को बड़ा करके फिल्म का एंगल दिया गया। बिल्कुल। सो बेसिकली जैसे मन माइल है या और दूसरे देवर गुड सीरियल्स, अब उसको एक बड़े स्क्रीन पे फैला के एक फिल्म का दर्जा दिया गया। अब पुराने दौर में या इवन आज के दौर में जो एक्शन है जी, या स्टोरी का इन डेप्थ होना, या एक्शन इन दैट सेंस कि जहाँ सिर्फ डायलॉग डिलीवरी से काम चल रहा है, उसमें थोड़ा बहुत स्टोरी में भी एक्शन, एक्शन सो वो मिसिंग है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि फिल्में बन रही हैं, और चूंकि भारत ने हम पर बैन लगाया, हमने उन पर इन रिएक्शन लगाया हुआ है, सो उससे हमारी जो भी फिल्म चलती है लगती है वो बिजनेस ले जाती है। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं कम से कम उतना उनको मिल जाता है, उससे बल्कि ज़्यादा मिलता है। सो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बनाएं, सोशल जो एंगल 70s 60s का था वो वापस लाएं। उस दौर की ब्लैक एंड वाइट फिल्में अब भी देखें तो आप वाह वाह करते हैं। उस दौर की मौसीकी रशीद अत्रे, मास्टर नायत, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, मास्टर अब्दुल्ला, दीगर मौसीकारों की मौसीकी देखें, अब भी वाह वाह करते हैं। बख्शी वज़ीर को सुने, मास्टर मंजूर को सुने। अब जो मौसीकी है
वो माँ सिवाय एक या दो ज़्यादा तुकबंदी माफ़ करना मुझे लगती है, या शायद मैंने वो ज़्यादा गाने सुने नहीं आज के, तो ये बात हो। लेकिन वो मैं एक प्रोग्राम करता हूँ रेडियो पे, हमारे मौसीकार रेडियो पाकिस्तान लाहौर से हर जुमेरात को रात 11:05 से 12 बजे तक। अगर आपको नींद ना होती है रोशन साहब, आप सुने जुमेरात। हर वीक आई सिलेक्ट वन कंपोजर। अब गुज़िश्ता हफ्ते मैंने परसों चौथ किया है ख्वाजा खुर्शीद अनवर पर, कई प्रोग्राम कर चुका हूँ। ग्रेट माय। तो उनका हर प्रोग्राम में कोई ना कोई ऐसा नगमा जो ज़्यादा मशहूर नहीं होता वो मैं लेके आता हूँ। जबरदस्त। दिल की बात सुनाए तुझको, नूर जहाँ के गाए हुए कमाल के गीत हैं उनके। इसी तरह हर कंपोज़र के साथ नूर जहाँ ने बेहतरीन काम किया, वो गुज़िश्ता सदी की बेहतरीन मुगनिया थी। So idea is to tell to the young entrepreneurs in music direction कि आप ये स्टाइल सुने और इसको कंपोज करने की कोशिश करें। जी ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और शुक्रिया। प्रोग्राम के अख्ताम पे हम आपकी खूबसूरत सी गज़ल भी सुनेंगे। सना आपका बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक। जो आपका ड्रामा आ रहा है, आपने एक्टिंग भी स्टार्ट कर दिया है, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। रोशन थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि किस तरह से आपको जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए।